हेलो एवरीवन, इट्स अ मैराथन सेशन और ये है पार्ट 5 यानी यूपीएससी 2024। इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं 24 या फिर कह लो 25 दोनों के लिए ही ये पूरा जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, मतलब जितने भी साइंस टेक की जो मैग्रा हिल वाली मेरी बुक आती है उसमें 11 चैप्टर्स हैं। उन 11 चैप्टर्स में किस हिसाब से क्या क्या नए अपडेट हैं वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। जिसमें जिन लोगों ने 7th एडिशन की बुक की है उनके लिए बहुत अच्छा है, पूरी बहुत अच्छी इन्फोग्राफी के साथ आई है। अब वो इन चैप्टर्स को जोड़ते चलें और हर चैप्टर्स में अगर कहीं पे भी कोई स्टैटिक पोर्शन होता है तो भी मैं साथ साथ में कवर करता चला जा रहा हूँ। तो इट्स अ टोटल मैराथन सेशन। ये एग्ज़ाम्स के पहले मैं सेशन को लेकर आता हूँ और एक निस्वार्थ भाव से लाया गया ये पूरा मैराथन कोर्स है, जिसमें पूरी कोशिश होती है कि जो बच्चे मुझे पीछे से सुन रहे हैं या 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल से भी अगर यूपीएससी दे रहे हैं, अभी भी उनके अटैम्प्ट्स बचे हैं, तो उनको लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में एक कैटलिस्ट की तरह ही काम करेगा। यानी अगर आपको कुछ अपडेट्स करने बाकी हैं या कुछ करने ज़रूरी हैं तो ये करते रहेंगे। तो ये कोर्स ज़्यादातर उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जिन लोगों ने मेरे साथ स्टैटिक पूरा ठीक से किया हुआ है, या फिर बहुत पहले किया हो और या फिर इधर किया हो, चाहे क्लास में किया हो चाहे ऑनलाइन कोर्सेज़ में किया हो। और जैसा मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में थर्ड रवि सर, मतलब रवि सर का जो करंट अपडेट्स होता है वो आपको करना ज़रूरी होता है। और आप जब मेरे से करंट अफेयर्स करते हैं तो आपने ही स्टैटिक मेरे से पढ़ा हुआ है तो आप चीज़ों को आसानी से जोड़ लेते हैं। गॉट इट कि अच्छा ये कंसेप्ट था और इसी का ये करंट अफेयर्स है, और तो मैं उसी के साथ वो कंसेप्ट को पीछे से जोड़कर फिर आगे के करंट अपडेट्स को पूरा कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में, इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप मुझे पूर्वांचल है इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये मेरा अपना चैनल है जहाँ पर आप मुझे हमेशा कभी भी जब मैं फ्री होता हूँ मेरे अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल है जो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में एक बार ज़रूर बता देता हूँ, क्योंकि पर्सनली आप में से लाखों लोगों को पीडीएफ कर पाना इज़ नॉट ईजी। ठीक है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि पर्सनली मुझे मैसेज ना करेंगे सर मुझे पीडीएफ शेयर कर दो, जो आप वीडियोस जो लेक्चर्स ले रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल से जाकर आप ले लें। इसके अलावा एक और टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आपसे मिल जाऊँगा, पर दिस इज़ माई पर्सनल चैनल जहाँ पर मैं आपको अवेलेबल होता हूँ। फेसबुक पेज है जहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे भी है, और प्लस ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वीडियोस जो है अपलोड होते हैं। और इन वीडियोस को सिर्फ आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो सच में फ़ायदेमंद है तो शेयर करना, और अगर लगता है सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, यूपीएससी में तो 10 पन्ने के नोट्स की ज़रूरत होती है, तो फिर इसे शेयर मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ एक सीरियस बच्चा ही जुड़ा रहे, क्योंकि रिजल्ट्स तो वहीं से आते हैं। ठीक है, और यूपीएससी में बड़े पुराण भी कहे गए हैं कि देखो जितना ज़्यादा है ना, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये वो गेम है नहीं जो सोशल मीडिया में 10 पेज में पढ़कर और यूपीएससी क्लियर कर लो। और ये अगर 10 पेज वाले यूपीएससी क्लियर करा रहे होते तो फिर वही बात हो गई कि वो पहले वही क्लियर कर लेता जो आपको 10 पेज करा रहा था। ठीक है ना, आपने तो 20 साल लगा दिए, यूपीएससी समझ में ही नहीं आया, कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचिएगा दोस्त, क्योंकि सोशल मीडिया है और यूपीएससी का जो बच्चा होता है वो थोड़ा मैच्योर तो होता है। ठीक है, अगर अभी भी आप बहकते हैं या फिसलते हैं या समझ नहीं पाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं यूपीएससी में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज़ में बाहर हो जाएंगे। तो यूपीएससी के बच्चों के पास सबसे बड़ी चीज़ जो होती है मैच्योरिटी। ओके, सो क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर से आपको मैच्योरिटी आती रहेगी। तो ये यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको वीडियोस अपलोड होते हैं, और काइंडली शेयर दिस वीडियोस, जिससे मेरी जो मेहनत है वो हर गाँव दूर तक पहुँचे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा इनको डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह पे शेयर ज़रूर करेगा। ठीक है, सो दिस द टॉपिक जो हम यहाँ बात करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी यूनिट 5। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको पहले मैं लिए चलता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस बार न्यूज़ में रहे हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ बात करने वाले हैं वो है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। और इसी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर मिशन दिव्यास्त्र की बात होती है। यानी इस साल मिशन दिव्यास्त्र न्यूज़ में आता है, और मिशन दिव्यास्त्र जो न्यूज़ में आता है उसके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो अग्नि 5 मिसाइल ही होता है। अग्नि 5 एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब देखो, पहले मैं आपको इस टॉपिक को शुरू करने के पहले कुछ मैं ज़रा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, और बेसिक चीज़ें बताने के बाद ही अगर हम डिफेंस को शुरू करें तो चीज़ें पढ़ने में अच्छी होंगी। पढ़ने का मतलब समझ पाएंगे आप कहना क्या चाहता हूँ मैं। देखो, जब हम किसी मिसाइल्स को पढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी मिसाइल्स को पढ़ते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को आपको समझना होगा, और उन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट तरह की स्टडी करने वाले हैं। पहला, जब हम स्टडी ऑफ मिसाइल्स करते हैं तो उनका एक पैरामीटर होता है स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी प्रवृत्ति के आधार पर हम मिसाइल्स को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक जिसे हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल,
बस 10 मिनट में ये बेसिक पूरा ख़त्म करता हूँ। एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है और दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रूज़ मिसाइल। तो ये दो मिसाइल्स होते हैं, वन इज़ द बैलिस्टिक मिसाइल एंड सेकंड इज़ द क्रूज़ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो एक्चुअल में पैराबोलिक पाथ से चलता है, इस तरह के परवलयाकार पथ से चलता है। और जो क्रूज़ मिसाइल होता है वो हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस चलता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हर मोमेंट ऑफ टाइम में देखो तो पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, यानी यहाँ एटमॉस्फेयर हमेशा बदल रहा होता है। लेकिन क्रूज़ मिसाइल्स में हमेशा देखो तो ये हमेशा एक ही एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि ये एक ही एटमॉस्फेयर में सीधा चल रहा होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मिसाइल है जो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करता है, बैलिस्टिक, और ऐसा कौन सा प्रवृत्ति का मिसाइल है जो हमेशा स्ट्रेट चलता है, तो आंसर है सर क्रूज़। और अगर हम आपसे डिस्टेंस की बात करें, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल की न्यूज़ करें तो अग्नि 5 है, वही अग्नि 5 जो चर्चा का विषय रहा है। ओके, और अग्नि 5 की डिस्टेंस करीब आप देखो तो 5000 किलोमीटर के आसपास आपको मिल जाती है। वहीं दूसरी तरह अगर हम क्रूज़ मिसाइल की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा दूरी तक का जो मिसाइल है जो भारत के पास, उस पर एक निर्भय है जो कि लगभग 1000 किलोमीटर तक का है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ब्रह्मोस स्टिल इसकी डिस्टेंस करीब 290 किलोमीटर के आसपास होती है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रूज़ मिसाइल्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो अग्नि 5 है, जो अपडेट्स है करंट अफेयर्स का है ना, वो एक्चुअल में बैलिस्टिक नेचर का मिसाइल है। बैलिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा, परवलयाकार पथ से जाता है, पैराबोलिक पाथ से। और वैसे भी हमें दोनों तरह के मिसाइल की ज़रूरत होती है। अब पता नहीं, मान लो एक फाइटर प्लेन को दूसरे फाइटर प्लेन से लड़ाई करनी है तो सीधी दे दो, ठीक है। और मान लो इंडिया से चाइना में वार करना है, तो चाइना इधर बीच में हिमालय है, तो भैया उसको ऊपर करके कैसे जाएगा, निकलेगा, तो डेफिनेटली बैलिस्टिक नेचर चाहिए। और वैसे भी हमें अलग अलग नेचर के मिसाइल चाहिए, अलग अलग नेचर पे वार करना होता है, कम दूरी, अधिक दूरी, काफ़ी चीज़ें, इसीलिए मिसाइल को हम डिस्टेंस के बेस से भी पढ़ाई करते हैं। सो स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी अलग अलग टर्म आते हैं। जैसे एक टर्म आपको मिलता है डिस्टेंस के बेस पे, जिसे आप कहते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। द वन इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। ओके, वन इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। दूसरा जिसे आप कहते हैं मीडियम रेंज मिसाइल्स। पहले बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा बैठा लो, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। तीसरा जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल। तीसरा जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट मिसाइल। और चौथा जिसे हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। तो ये बच्चा डिस्टेंस के बेसिस पे हो गया। और यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज होता है उसकी डिस्टेंस होती है करीब 0 से लेके 500 किलोमीटर तक, गॉट इट, डिस्टेंस। अगर 500 किलोमीटर प्लस है और लेकर लगभग 2000 किलोमीटर तक है तो ये होता है मीडियम रेंज। और 2000 किलोमीटर प्लस हो जाइए और 5000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अगर बोलिए तो ये हो जाता है इंटरमीडिएट। और 5000 या 5000 कहीं कहीं 5500 किलोमीटर भी लिखा गया है उससे प्लस, लेकिन आप 5000 रखिए। ये जो होता है ये होता है बच्चा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। सो दीज आर द डिफरेंट मिसाइल जो आपके सामने हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। दिस इज़ द स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है। अब अगर मान लो अग्नि 5 की हम बात कर रहे हैं और वो 5000 किलोमीटर को टच करता है, इसका सीधा मतलब है कि इंटरकॉन्टिनेंटल को ही कहीं कहीं पर लॉन्ग रेंज मिसाइल के नाम से भी बोला गया है। तो कंफ्यूज मत होना, इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज, और कंसेप्ट होगा तो जान लेना कि अच्छा ठीक है 5000 किलोमीटर से और उससे दूर वाले जो मिसाइल्स होते हैं दे आर द इंटरकॉन्टिनेंटल। थोड़ा बहुत आपको किताबों वगैरह में यहाँ डिस्टेंस प्लस माइनस मिलेगा, वो कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट्स की तरह लगभग इतने डिस्टेंस को दिमाग में रखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक और पैरामीटर है स्टडी ऑफ मिसाइल, लॉन्चिंग के आधार पर अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम लॉन्च बात करें, जो हम मिसाइल्स को भेजते हैं उसके आधार पर जब हम मिसाइल्स की बात करते हैं इसमें कई टर्म्स आते हैं। जैसे एक आता है जिसे कहते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, इंटरसेप्टर, गॉट इट, इंटरसेप्टर। ये नाम आपको कई बार इस टॉपिक में मिलने वाला है, पूरा का पूरा जो मैं आपके यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, इंटरसेप्टर। और इसके अलावा एक और होता है एंटी सैटेलाइट वेपन्स, एंटी सैटेलाइट वेपन, जिसका भारत ने टेस्ट किया है 2019 में। बताता हूँ ये सारे के सारे टर्म्स क्या बताते हैं, इनको समझने के लिए एक छोटा सा एक लाइन खींचता हूँ और इससे ज़रा समझना, ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे मान लो एक सतह है, ये सरफेस और ये सरफेस है, ये एयर और ये एयर है। अब किस लेवल पे वार करना मैंने आपको पहले ही बोला, इसी हिसाब से हमें बहुत तरह के ऑप्शंस और मिसाइल होने चाहिए।
तो अगर मान लो मिसाइल इस तरीके से बात करना है, सरफेस टू सरफेस, ये सरफेस टू एयर, ये एयर टू एयर, ये एयर टू सरफेस, ये आप समझ सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं। और एक अगर आपने रामायण और महाभारत देखा होगा तो आप इंटरसेप्टर भी समझ सकते हैं। इंटरसेप्टर को समझाने के लिए मैं बोलूँ तो एक तरह से एंटी मिसाइल मिसाइल होता है, गॉट इट, इट इज़ अ एंटी मिसाइल मिसाइल होता है, गॉट इट, एंटी मिसाइल मिसाइल होता है, ठीक है। इतने सिंपल तरीके से आपको जनरली किसी यूट्यूब पे इस तरह से कंसेप्ट नहीं बताए गए हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को पहले बेसिक समझ। अब आगे आने वाले टाइम में तो ये यूट्यूब पे तो अब कॉमन हो जाएंगे, हर टीचरों के पास से आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पहले बेसिक समझ लो, ठीक है। इसलिए मैंने किताब भी लिखते समय या फिर लेक्चर लेते समय पहले मैं बेसिक पे बड़ा काम करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी ना उठाइए और सीधे ख़त्म कीजिए, करंट्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी का करंट भी एक कंसेप्ट होता है, फैक्ट थोड़ी ना होता है कि चौहद्दी पूछ देगा या क्या डेटा है बता दो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी आते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट्स आपको पता है तो आप कर सकते हैं। तो हम इंटरसेप्टर की बात कर रहे हैं, एंटी मिसाइल मिसाइल। अभी मैं आपको रामायण और महाभारत का नाम ले रहा था। रामायण महाभारत वगैरह में देखिए, रावण जो होता है वो अग्नि भेजता है, यानी फायर भेजता है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो होते हैं वो रेन भेजते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी कमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में जो मिसाइल यूज़ किया जाता है और इसको ऊपर ही ऊपर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो ये एरिया पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, उसे हम इंटरसेप्टर कहते हैं। आपने आयरन डोम सुना होगा, फिलहाल आयरन डोम हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो इजराइल का है और हमें इंडिया के ही डिफेंस सिस्टम पे बात करनी है। तो वो आयरन डोम बड़ा ही इम्प्रूव्ड क्वालिटी का एक इंटरसेप्टर था जो पहले बड़ा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दूसरे कंट्री का है और भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन कभी आया नहीं है और आगे भी नहीं आएगा। काम तब होता है, इंपॉर्टेंट तब होता है जब भारत किसी दूसरे कंट्रीज उस तरह की डिमांड कर रहा है। जैसे 2012 के आसपास एक न्यूज़ था, भारत यूएसए कह रहा था कि मुझे 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन दे दो, F-22 रैप्टर। उस ज़माने में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को चाहिए था अमेरिका से, तो वो क्वेश्चन आ गया। अब SU-30 पे 2010 में मेंस में क्वेश्चन आया, क्यों आया? क्योंकि SU-30 सुखोई भारत के रेफरेंस में है, रशिया से भारत को मिला है। तो ये समझिएगा, ऐसा थोड़ी ना आप कुछ भी पढ़िए, आप चलिए आप जाके पाकिस्तान का गौरी गजनी और हुत्फ पढ़ रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। भारत तो गौरी गजनी चाहिए क्या? नहीं। तो भारत ये किस काम का है? बिल्कुल नहीं है। तो यही आपको ये भी समझा दे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत के रिस्पेक्ट में अगर इंपॉर्टेंट है तभी पढ़ना है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग ईरान के मिसाइल के नाम पढ़ रहे हैं जो इजराइल पे दाग रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, या इजराइल के मिसाइल के नाम जो हमास वगैरह पे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने सिलेबस ठीक से देखा नहीं है। साफ साफ लिखा है विज्ञान तकनीकी भारत के संदर्भ में, आप जाइए सिलेबस देखिए ना, ठीक है ना। तो ये आपको इंटरसेप्टर मैंने बता दिया। एंटी सैटेलाइट वेपन्स क्या होते हैं? देखो दोस्त, एक वारफेयर जो जंग के होते हैं 5 मैदान, मैंने चीज़ आपको बार बार बोली है, टोटल 5 डोमेन ऑफ वारफेयर होते हैं, टोटल 5 डोमेन ऑफ वारफेयर होते हैं, यानी जंग के कुल 5 मैदान होते हैं, जिसमें पहला डोमेन को हम कहते हैं आर्मी, दूसरे डोमेन को हम कहते हैं एयर आर्मी एयर फोर्स, आर्मी नेवी, तीसरे को कहते हैं एयर फोर्स, तीसरे को कहते हैं एयर फोर्स, चौथे को कहते हैं स्पेस वारफेयर और 5वें को कहते हैं बेटा साइबर वारफेयर। अब देखो, हम स्पेस वारफेयर की बात कर रहे हैं, यानी अंतरिक्ष युद्ध की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष युद्ध में क्या है? ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अंतरिक्ष में भी आप किसी कंट्री के जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे भारत ने 2019 में एक टेस्ट किया था जिसका नाम था मिशन शक्ति, उसका नाम था मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति का एक ट्रायल 2019 में हो चुका है, यानी भारत किसी दूसरे कंट्री के सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया था, वो सैटेलाइट जो था वो पुराना था, वो एक ट्रायल हो रहा था और उसको लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया था। लो अर्थ ऑर्बिट, बार बार ये डिस्कशन आया है, पीछे जब मैंने स्पेस के टॉपिक्स के वीडियोस भी अपलोड किया, वहाँ मैंने बोला था लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है डिस्टेंस जो होता है लगभग सैटेलाइट्स का 50 से 2000 किलोमीटर को। एक आइडियल मैंने बना दिया है, किताब में अपने आइडियल बना दिया है और ये फिक्स कर दिया यही होता है, ठीक है ना। तो इसी डिस्टेंस के बीच के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके आप किसी एनिमी कंट्री के कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन या रिमोट सेंसिंग टाइप की दिक्कतें उत्पन्न करना भी एक तरह का एक जंग में यूज़ किया गया एक तरीका है, जिसको हम जनरली स्पेस वारफेयर यानी अंतरिक्ष युद्ध के नाम से जान सकते हैं। तो दैट इज़ द ओवरऑल अबाउट इट, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जब हम मिसाइल की स्टडी करते हैं तो मिसाइल की स्टडी में हम उसके स्पीड्स की भी बात करते हैं, गॉट इट। हम मिसाइल की स्पीड्स को भी बात करते हैं, ठीक है। और स्पीड को समझने के लिए हमें एक्चुअल में मैक नंबर को समझना होगा, ठीक है ना। किसी भी मिसाइल्स को समझने के लिए आपको मैक नंबर समझना होगा। मैक नंबर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देखो यूपीएससी कंसेप्ट पे जाता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड
जो होता है कहाँ, किस मीडियम में, क्योंकि आपने अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। और बच्चा इस 332 मीटर पर सेकेंड को एक्चुअल में एक मैक नंबर कहा जाता है। और इसी पैरामीटर को लेकर दुनिया में जो मिसाइल्स जाती हैं उनकी कैटेगरी होती है। जैसे एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं सबसोनिक मिसाइल, एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं सबसोनिक मिसाइल, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल, और तीसरा जिसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, और तीसरा जिसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड लेस देन 1 मैक होती है, यानी 332 मीटर पर सेकेंड से कम की जो स्पीड होती है लेस देन 332 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज सबसोनिक। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 0.8 मैक, 0.9 मैक, या फिर 290 मीटर पर सेकेंड या 310 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वे टू डिफाइन द सबसोनिक मिसाइल। मतलब हो सकता है कुछ वैल्यू लिख कर भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। सुपरसोनिक अगर 1 मैक प्लस है और अप टू यानी 5 मैक तक जाता है तो इट्स अ व्हाट, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ सुपरसोनिक। और जो हाइपरसोनिक होता है वहाँ मिसाइल्स 5 मैक के ऊपर जाते हैं, वहाँ मिसाइल जो होते हैं वो 5 मैक के ऊपर जाते हैं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन फॉर एग्जामिनेशंस। और वैसे भी हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूज़ में रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इट्स ओवरऑल एक बात और आपको बता दूँ यहीं पर, जो वॉरहेड्स होते हैं, वॉरहेड्स का मतलब होता है गोला बारूद। देखो किसी स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट्स के अंदर जो पेलोड होता है वो पेलोड होता है, कोई सेंसर होता है, कोई कैमरा होता है, कोई एंटीना होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से कोई सैटेलाइट अपनी किसी कक्षा में लगाकर फिर वहाँ से काम करता है। ठीक, कक्षा का कंसेप्ट मैंने आपको नहीं समझाया, वो स्टैटिक है ना। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कई कक्षाएं हैं जो आपको पढ़नी होती है, पोलर ऑर्बिट, पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट, ग्लोबल जीपीएस का ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। और इसके अलावा आदित्य L1 में जो L1 पॉइंट्स पर रखा गया है वहाँ पर भी एक ऑर्बिट बनता है, उसको कहते हैं हेलो ऑर्बिट। ठीक है ना। तो पीछे जो आदित्य L1 बताया उसके लिए भी एक ऑर्बिट होता है, शायद मैंने नाम लेना भूल गया था जब डिस्कशन कर रहा था स्पेस का। उसमें आप देखिएगा उस ऑर्बिट को जहाँ पर बैलेंस इक्विलिब्रियम आ जाता है L1 पॉइंट पर, उसको हेलो ऑर्बिट कहते हैं। तो ये 6 से 7 ऑर्बिट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ किसी भी मिसाइल्स में जो पेलोड होता है, जो सामान होता है, जो मिसाइल लेकर जाता है, मिसाइल कोई कैमरा सेंसर एंटीना तो लेकर रहेगा नहीं, तो मिसाइल वारहेड लेकर जाता है। यानी मिसाइल्स के अंदर के जो पेलोड्स होते हैं वो वारहेड होते हैं। और वारहेड अगर नहीं समझते तो उसको हिंदी भाषा में, सामान्य देसी भाषा में कह सकते हैं गोला बारूद जैसी चीज़ें जो कि विध्वंसकारी होती हैं। ठीक है। वारहेड्स 2 तरह के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल वारहेड, द वन इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल वारहेड यानी सामान्य गोला बारूद, और दूसरा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर वारहेड यानी सीधा, जिससे हम एटम बम ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब एटम बम को भी हम लोग, है ना, हम लोग मिसाइल्स वगैरह के द्वारा ले जा सकते हैं। आपको बताऊं एटम बम को 3 तरीके से ड्रॉप किया जा सकता है। एटम बम को 3 तरीके से ड्रॉप किया जा सकता है, सामान्य तरीका जो है। लेकिन आज तक जो एटम बम गिरा है हिरोशिमा और नागासाकी में, जहां एक का नाम लिटिल बॉय या दूसरे का नाम फैट मैन था, ये गिराया गया था सुपर फास्टर बॉम्बर प्लेन एनोला गे के द्वारा, है ना, एनोला गे के द्वारा, जो कि यूएस का फाइटर प्लेन था। इसका मतलब हम फाइटर प्लेन से गिरा सकते हैं। आज तक सिर्फ उसी से गिराया गया, सेम फाइटर प्लेन और सेम पायलट्स ने दोनों जगह पे गिराया था फाइटर प्लेन। दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा एटम बम गिराने के लिए, ठीक है, आप चाहें तो सबमरीन से गिरा सकते हैं जिसको कहते हैं पनडुब्बियाँ, और तीसरा बच्चा जिसको हम कहते हैं प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल से गिरा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, फाइटर प्लेन, सबमरीन और मिसाइल्स, जिनके द्वारा आप एटम बम यहाँ पर गिरा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं इस साल के करंट अपडेट्स में। ये सारे टर्म्स आएंगे, अब ये सारी चीज़ों के बेसिस पर ही आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन समझ में आएंगे। अब हम आपको बात करते हैं यहाँ पर जो इस साल के करंट अफेयर्स के न्यूज़ में रहा, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, और जिसको लेकर एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ही इसको इनॉग्रेट भी किया है, मिशन दिव्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। क्या है अग्नि 5, क्या है मिशन दिव्यास्त्र, क्या चीज़ है जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ में रहा है। ये न्यूज़ है 11 मार्च 2024 को। 11 मार्च 2024 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट भी किया है। अग्नि 5 का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। 1 मिनट, ये अग्नि 5 का पहला टेस्ट नहीं है। अग्नि 5 में एक नई चीज़ के लिए ये किया गया एक नया टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। यानी जो अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है, यहाँ पर एक नई चीज़ है जो इसमें साथ साथ लाई गई है, जिसको कहते हैं MIRV कैपेबिलिटी, जिसका पूरा नाम होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली
टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV के नाम से जाना जाता है। MIRV एक बड़ी अच्छी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, और इसका ट्रायल अग्नि 5 की मदद से होता है। MIRV टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूएस में 1970 में लाई गई थी और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के फॉर्म में लाया गया था। इंटर कॉन्टिनेंटल देखो एक टर्म है जो 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए बोलते हैं। बैलिस्टिक जो पैराबोलिक पाथ से होता है। देखिए अब यहाँ पर कुछ दिक्कत ही नहीं है, जो टर्म्स लिखे जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है। करंट अफेयर्स भी तब समझ में आता है, चाहे इकोनॉमी पढ़ो चाहे कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ो, पॉलिटी पर, जब तक उसका कंसेप्ट नहीं समझ में आता। पर दिक्कत क्या है कि साइंस अटैक में कोई कंसेप्ट ही आपको नहीं समझ में आता, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट है, कोई कंसेप्ट है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा सिर्फ 10-15 मिनट में ही आपको डिफेंस में भी कंसेप्ट समझा दिए हैं। अब देखो ये सिंगल मिसाइल है, एनेबल सिंगल मिसाइल टू कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, यूजुअली 3 से 4, यानी एक ही मिसाइल के साथ आप 3-4 गोला बारूद को लगाकर इक्विप्ड करके भेज सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। यानी 3-4 अलग अलग गोला बारूद आप अलग अलग जगह अलग अलग समय पे यूज कर सकते हैं। कमाल की चीज़ है एक ही मिसाइल के अंदर, और इसी को हम कहते हैं बच्चा MIRV टेक्नोलॉजी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट टारगेट आप बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और बता दें, इस टेक्नोलॉजी की वजह से इसको और ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलती है और ज़्यादा ये प्रभावी रूप से काम करता है जंग के मैदान में, और इसका इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोटेंशियल भी इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है इन कंपेरिजन टू अदर। तो MIRV इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टॉपिक फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइंडली रिमेंबर इट। अब यहीं पर हम आपको थोड़ी सी चर्चा अग्नि मिसाइल्स के बारे में करना पसंद करेंगे। अग्नि मिसाइल का बैकग्राउंड क्या है? असल में क्या होता है 1982-1983 के आसपास, ठीक है ना, 1982-1983 के आसपास एक प्रोजेक्ट लाया जाता है, उसका नाम होता है IGM-DP प्रोग्राम। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 1982-1983 में लाया जाता है। और इस मिसाइल के अंदर ये कहा जाता है कि भारत 5 टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगा। इंडिया विल डेवलप 5 टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करेगा। और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम है पटना, PATN, और A जिसको आप बोलेंगे पृथ्वी, दिस इज व्हाट, दिस इज पृथ्वी, अग्नि, अग्नि, त्रिशूल, त्रिशूल, नाग और आकाश, और आकाश। और बच्चा ये पांचों के पांचों जो है ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये पांचों के पांचों जो है दे आर द बैलिस्टिक नेचर ऑफ मिसाइल्स। इनको बनाना था, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है कौन? अग्नि। और उसी अग्नि की हम बात कर रहे हैं यहाँ, जो कि करंट अफेयर्स पे रहा है। और ये IGM-DP प्रोग्राम को शुरुआत में जो लीड किया था वो डॉक्टर कलाम साहब ने किया था, और डॉक्टर कलाम साहब की वजह से ही भारत ने IGM-DP का पहला मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट किया और उसको अपने डिफेंस में इंटीग्रेट किया, जिसका नाम पृथ्वी था। और इसीलिए कलाम साहब को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसी प्रोजेक्ट की वजह से, जिसके अंदर पृथ्वी का पहला सफल परीक्षण हुआ और पृथ्वी को पहली बार हमारे डिफेंस सर्विसेज के अंदर इंटीग्रेट किया गया। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू पीपल रिमेंबर। और ये प्रोग्राम जो है, इसका नाम यहाँ दिख रहा होगा आपको, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में जिसको हम IGM-DP कहते हैं। और अग्नि में भी कई अग्नि हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और यही अग्नि 5 जिसकी डिस्टेंस 5000 किलोमीटर है, ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है ना। और आपको बताऊं एक जनरल तरीके से अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं, अग्नि 1 1000, अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000, अग्नि 5 5000, इससे आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये एक जनरल स्पीड है, मतलब डिस्टेंस है, जिस हिसाब से आप अग्नि को डिफाइन करते हैं। और एक बात और बता दूं, इसकी जो ये तो हो गया अग्नि का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया अग्नि का डिस्टेंस। लेकिन अगर अग्नि के आप वॉरहेड की कैपेसिटी की बात करेंगे, है ना, गोला बारूद कितना ले जा सकता है, वो मैं आपको बता दूं। वॉरहेड की बात करेंगे तो ये 1000 kg का ले जा सकता है। अग्नि 2 जो है वो भी 1000 kg का ले जा सकता है। अग्नि 3 जो है वो लगभग आपको 1500 से 2000 किलोग्राम तक ले जा सकता है। अग्नि 4 जो है वो लगभग आपको 1000 किलोग्राम तक ले जा सकता है। और अग्नि 5 में ऐसा कहते हैं कि 1500 किलोग्राम के वारहेड को ले जा सकता है। तो लगभग 1000 किलोग्राम इज कॉमन विथ एवरीवन। जैसे अग्नि 3 में आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और अग्नि 5 में आपको ज़्यादा दिख रहा है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, लिखते चलना, जिन लोगों ने कभी साइंस एंड टेक नहीं समझा, सिर्फ पढ़ा ही है बस, ठीक है। यहाँ पे क्लास हवाबाजी नहीं हो रही है, मैं आपके यूट्यूब में आपका लाइव देख और आपका नाम ले रहा हूँ, ठीक है, और आप झूठ में ही खुश हो रहे हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, वो ऐसा काम नहीं है यहाँ पे। सीधा सीधा नोट बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो जब भी आप मेरे लेक्चर को सुने, कॉपी पेन लेके बैठे, सीरियस बच्चे ही चाहिए हमें,
ठीक है ना, फालतू में भीड़ नहीं बैठाना है। वैसे पैसा कमाने के लिए भीड़ ही चाहिए, लेकिन पैसा ऐसा नहीं, यहाँ काम की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं है, फटाफट सुनते चाहिए। ठीक है, इधर आइए। सबको पता होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 रुपया में कोर्स देते हैं, 100 रुपया में कोर्स देते हैं, 1000 रुपया में कोर्स देते हैं। ये सब कुछ नहीं है। 1000 हैं और ऑनलाइन देते हैं तो उसका 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 करोड़ रुपया बनता है। ये हवाबाजी ना, ये सब हमको समझ में आता है, आप भी समझिएगा। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए ये सब देख रही है, मिल रहा है तो उसके साथ कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कोई वो टाइम पास वाला क्लास नहीं है। जिन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की और खासतौर से जिन बच्चों ने यूपीएससी का इंटरव्यू और मेंस लिखा है, वो तो बिल्कुल देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये 2-4 क्वेश्चन बन जाते तो आप इस समय आईएएस होते। आप तो पक्का देखिएगा, बाकी लोग देखें या ना देखें, जितने भी लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और मेंस लिख रहे हैं और फंस रहे हैं, इन सारे पिक्चर्स को ठीक से सुनिएगा। साइंस टेक एनवायरमेंट एक बार किताब उठा के देख लीजिए, साइंस एनवायरमेंट लिखिए, बाकी छोड़िए जो पढ़े हैं उसी की वजह से नहीं निकला। एक बार इसको देखिए, देखिए इसको और आंसर देखिए क्या कितना आप बना रहे हैं। ठीक है, मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो रिजल्ट आया है मेंस का और फाइनल रिजल्ट नहीं हुए हैं, उन सबको कह रहे हैं एक बार जाइए और कम से कम 30-35 क्वेश्चन पीटी में क्वालिफाई आपका एक्स्ट्रा 30-35 आता है साइंस एनवायरमेंट में लाकर, 15-20 उधर कर रहे हैं आप। और मेंस में जाके देखिए इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन देने लगे हैं सब यूपीएससी में मेंस में कम से कम साइंस एंड टेक में 50 नंबर आ रहा है, इन्वायरमेंट में 30 नंबर आ रहा है, 80 नंबर तो 250 में अकेला दोनों सब्जेक्ट बैठा हुआ है कि नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ सो ठीक से देखिएगा, हवाबाजी मत कीजिए दोनों सब्जेक्ट को, क्योंकि ये एक मार्केट है, हवाबाजी चल रही है दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है ना, इसका नो मन करे सोच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, आइए। और यूट्यूब जब से आया गंद मच गया एकदम, कंटेंट वंटेंट का क्या मतलब है, कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है ना, और बच्चों के साथ दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ दिक्कत क्यों हो वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका ना कुछ समझ में नहीं आता, आपने कभी बैकग्राउंड नहीं है, और हमको भी समझ में आता है क्योंकि हम लोग भी गाँव देहात से आए हुए हैं, हम लोग कभी कॉन्वेंट उस तरह की चीज़ें पढ़े नहीं हैं, और हम लोग को टीचरों पे बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग गांव देहात के हैं। हम अपनी बात भी बता रहे हैं, एकदम टीचर का मतलब वही गुरुदेव, एकदम मतलब दंडवत प्रणाम। गुरु उस लेवल के आज रह नहीं गए, पूरा जमाना बदल गया है, आप भी समझ जाइए। बेवकूफ़ों की तरह 6 साल बाद समझ में आएगा, तब तक आपके टाइम खत्म हो जाएंगे। इधर आइए, इसलिए कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, ये भौकाल वकाल वाली क्लास नहीं चल रही है ना, हमको बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश है। हीरो बनना है तो सोशल मीडिया पे आते शॉर्ट रील बना रहे होते। इधर आइए, ठीक है ना। और दुनिया में बार बार कहता हूँ 3 ही अध्यापक नहीं है, लाखों अध्यापक हैं, चुप मार के कमरे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आइए, लेकिन हाँ उनको इतिहास कभी याद नहीं रखेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं लिखा ना, सोशल मीडिया पे नहीं आए ना। इधर आओ, अब देखो यहाँ पे ये वॉरहेड्स हो गए 1000, 2000 ये। अब सुनो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, आप ध्यान देना, अग्नि 4 पे क्वेश्चन आया है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था, और ये जो क्वेश्चन आया 2014 में आया, ये 2014 में आया। ठीक है, अब समझना। ओके ओके एवरीवन, यहाँ देखो, अब यह वॉरहेड हुआ, यहीं पर अगर हम इसके पेलोड्स की बात करें, है ना, स्टेजेस की बात करें, जो पेलोड्स होता है वो कितने स्टेज के प्रोपेलेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो होता है अग्नि-1 जो होता है वो सिंगल स्टेज का प्रोपेलेंट होता है इसमें, और वो सिंगल स्टेज में सिर्फ सॉलिड नेचर होता है। अग्नि-2 और अग्नि-3 दो स्टेज के मिसाइल्स होते हैं, इनमें दोनों के दोनों स्टेज में सॉलिड होता है। ठीक है ना, अग्नि-2, 3 और 4 भी, सॉरी 2, 3 और 4 दोनों के दोनों ये 2 स्टेज के मिसाइल्स होते हैं, और दोनों स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। और अग्नि-5 जो होता है वो 3 स्टेज का होता है, और तीनों में सॉलिड होता है। आपके पेपर में उन्होंने बोला था अग्नि-4 जो होता है उसकी डिस्टेंस 7500 थी, 2014 का पीटी है, ये गलत था, 7500 नहीं 4000 किलोमीटर होता है। उन्होंने कहा था इसके सारे स्टेजेस में लिक्विड नेचर का प्रोपेलेंट होता है, गलत था, इसके सारे में सॉलिड होता है। अग्नि-4 का मतलब ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अग्नि जो है वो सरफेस मिसाइल है। ठीक है ना, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही था, क्योंकि अग्नि और पृथ्वी ये 2 मिसाइल ऐसे हैं जो सरफेस से सरफेस में जाते हैं, ये सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल और आकाश देखिएगा, अग्नि और पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस है। ठीक है ना, त्रिशूल और आकाश देखिएगा सरफेस टू एयर है, और नाग देखिएगा या एंटी टैंक मिसाइल होता है। एक नया मिसाइल भी है जो एंटी टैंक मिसाइल है, जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, जो न्यूज़ में रहा है इस साल के करंट अफेयर्स में। और वहीं पर हम थोड़ा आपको नाग भी बताएंगे, जो नाग मिसाइल पहले लाया गया था IGMDB प्रोग्राम के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, और ये अग्नि-5 का फीचर है जो इस साल के करंट अफेयर्स में रहा है। अग्नि-5 का डिस्टेंस 5000 किलोमीटर है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया, 5000 टच कर गया। और दूसरा ये 1500 किलोग्राम का वॉरहेड गोला बारूद ले जाने की क्षमता रखता है, 3 स्टेज का प्रोपेलेंट है, और सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट इसमें फ्यूल रखे गए। ये भी चीज़ बताना जरूरी है कि यही तो क्वेश्चन आया है। ये है क्या, ये कंसेप्ट है, ये कौन बोलेगा करंट अफेयर से जी? अगर ये सिर्फ अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4 आ गया उसमें तो सिर्फ, और ये क्वेश्चन 2014 के पीटी में था, हवाबाजी नहीं। क्वेश्चन पेपर देखिएगा, क्वेश्चन पेपर भी देखिएगा, तब तो समझ में आएगा कि अच्छा प्रोपेलेंट के स्टेज तक मिसाइल में पूछे गए, बिल्कुल पूछे गए। ओके, इधर आइए, और ये भी ध्यान रखिएगा, एक बार लाइन मेरी याद रखिएगा, है ना। अगर 16 जून को एग्ज़ाम है, या अगर 28 मई को एग्ज़ाम है, 26 मई को एग्ज़ाम है, तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, हर अध्यापकों का भी परीक्षा होता है, यह अध्यापकों को भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, वो अलग बात है कि एक क्वेश्चन कहीं एक लाइन से फंस गया तो टीचर ड्रामा करना शुरू कर देता है। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है, और एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है।
ठीक से पढ़िए, ठीक से करिए, तो एग्ज़ाम हमारा भी है, हम भी आपके साथ एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि जो हमने साल भर पढ़ाया है वो प्रूफ किस दिन होता है, उस दिन होता है। और मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ हूँ, ये बच्चे बताते हैं, ठीक है। और इस बार आपको प्रूफ करना है। मैं ना ड्रामे से नहीं प्रूफ होगा कि मैं अच्छा टीचर हूँ, आपके सिलेक्शन से प्रूफ होगा। ये बातें मैंने बार बार क्लास में बोली हैं, आप सिलेक्शन लीजिए तब मेरा नाम बोलिए, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे 1 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करके तो मैं महान बन जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपके प्रूफ आपके सिलेक्शन से होगा। प्रूफ मी आई एम अ बेस्ट टीचर, ठीक है। चलिएगा, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो यहाँ से जाने के बाद कुछ चाहिए कि मैंने कुछ करके आया हूँ ऊपर जब निकलूँगा, ठीक है ना। नहीं तो लूट खसोट और यही चीज़ें रह जाएंगी दुनिया भर। हमें दूसरों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। ये देखिए, APJ कलाम साहब का नाम मैंने यहाँ ले लिया है, गुरु रहे हैं हमारे। 1982-83 का नाम हमने ले लिया है, ठीक है। नोडल एजेंसी है जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आई है, ऑफकोर्स वो DRDO होगा, और कौन होगा, भारत का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये है, और ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये पाँचों के पाँचों हैं आपके सामने हैं, ठीक है ना, आपके सामने। और ये भी आपको बता दिया कौन सरफेस है, ये दोनों के दोनों क्या है, सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी और त्रिशूल, सॉरी, पृथ्वी और अग्नि है ना, ये दोनों के दोनों सरफेस टू सरफेस है। आकाश और त्रिशूल सरफेस टू एयर है, ना पूरी तरह से टैंक भेदी है, एंटी टैंक मिसाइल्स है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बार और रिपीट हुआ है। तो MIRV इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। MIRV टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं, एक ही साथ मिसाइल में कई वारहेड को ले जाना और कई जगह इधर उधर गिराना, है ना, ये कैपेसिटी जो भारत में अग्नि 5 के अंदर लाई गई, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा। MIRV इज़ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशंस। दुनिया में कई कंट्रीज़ के पास MIRV टेक्नोलॉजी है ना, और वो न्यूक्लियर पावर चीज़ों को ले जा सकते हैं, यानी एटम बम भी मिसाइल से ले जा सकते हैं। इनमें US है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, और अब हमारा देश भारत भी है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने भी MIRV टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है, लेकिन अभी तक वो चीज़ उनकी आर्मी डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हुई है। इंडिया का अग्नि 5 जो है वो भी MIRV टेक्नोलॉजी है, और उसका पहला टेस्ट जो है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कैपेसिटी टू डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड इन द सिंगल लॉन्च, ये भारत ने कर लिया है, ठीक है। MIRV टेक्नोलॉजी इनिशियली डेवलप टू एनहांस ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है। मल्टीपल वॉरहेड्स को इंडिपेंडेंटली हम गिरा सकते हैं। चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इनमें और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली रिमेंबर MIRV टेक्नोलॉजी, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल भी और आगे आने वाले सालों के लिए भी। एज अ स्टैटिक भी ध्यान रखिएगा, जिसको अग्नि 5 के अंदर इंटीग्रेट किया गया। और अग्नि 5 को अगर पीछे के कंसेप्ट से जोड़ता है तो भैया IGMDP के साथ जोड़ लेना। यहाँ पर कुछ और भी मिसाइल्स हैं, जो कुछ मिसलेनियस मिसाइल्स हैं, और मुझे लगता है मुझे डिस्कशन करना चाहिए, जिसमें से एक नाम आता है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस मिसाइल वैसे भी ये काफ़ी पुराना मिसाइल है, और इसके लिए इंडिया और रशिया के बीच डील हुआ था। इसमें 2 पवित्र नदियों के नाम यूज़ किए गए हैं, ब्रह्मपुत्रा और दूसरा मास्कोवा। ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है ना। और ये दोनों पवित्र नदियाँ जो हैं, एक इंडिया की एक रशिया की हैं, उसी के नाम पर ये प्रोजेक्ट का नाम ब्रह्मोस रखा गया। ब्रह्मोस एक तरह का सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब है जिसकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा 5 मैक के बीच आता है, और क्रूज मिसाइल है, यानी सीधा ज़्यादा है, ठीक है। ब्रह्मोस के साथ एक चीज़ और है, इसको ऑल प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा नाम आए ऑल प्लेटफॉर्म, तो ऑल प्लेटफॉर्म का बच्चा मतलब होता है कि इसको आर्मी के लिए भी, नेवी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी हर जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स, ओके, हर जगह से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए लिखा भी है, लैंड से, एयर से और सी से। पहला ऑपरेशनल इसका होता है 2006 से विद द हेल्प ऑफ रशिया। इसका रेंज 300 से 500 किलोमीटर है। पहले जब इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में बात करता हूँ, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाता हूँ, जो बुक में लिखा हुआ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, वहाँ हम बताते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में। जब भारत MTCR का मेंबर नहीं था, ठीक है ना, तो भारत 300 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस का मिसाइल नहीं बना सकता था, कोई कंट्री हेल्प नहीं कर सकती थी। लेकिन भारत 2016 में MTCR का मेंबर बन जाता है। पहले 300 से कम की लिमिट थी, अब यह है कि 300 से ऊपर भी जा सकते हैं। तभी देखो अब ब्रह्मोस में 300 से 500 भी लिखा जा रहा है। ब्रह्मोस में आपको एक बात और बता दूं, ब्रह्मोस 1 हमारे पास है, जिसकी डिस्टेंस करीब 290 किलोमीटर है, ठीक है ना। और इसकी जो स्पीड है वो करीब आपको बताऊं 2.5 मैक से लेकर 2.8 मैक है। अब 2.5 से 2.8 मैक का मतलब होता है सुपरसोनिक, 1 से 5 के बीच को हम सुपरसोनिक कहते हैं। और वहीं ब्रह्मोस 2 अभी उसकी टेस्टिंग चलेगी, आगे आने वाले समय में होगा। ऐसा कहते हैं लगभग 5 से 6 साल अभी और लग जाएंगे ब्रह्मोस 2 को बनने में, जिसकी स्पीड 8 मैक बोली जा रही है। और 8 मैक का मतलब होता है बच्चा हाइपरसोनिक। बेसिक पढ़ने का फ़ायदा, ठीक है, ये अभी आगे भविष्य में 5-6 साल में आएगा। तो ये चीज़ भी हमेशा चर्चा का विषय रहा, इसे ध्यान रखेंगे। कुछ और भी फ्यूचरिस्टिक मिसाइल है, टेक्नोलॉजीज़ है जो भारत यूज़ करने वाला है, जैसे अस्त्रा है।
अस्त्रा जैसे एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, करंटली अंडर इंडक्शन है, अभी देखते हैं, अभी इंडक्ट नहीं हुआ है, अभी अंडर इंडक्शन है, अभी इसमें टेस्टिंग बाकी है। रुद्रम जो है एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है ना, रेडिएशन वगैरह को रोकने वाला मिसाइल है ना, इनिशियल टेस्टिंग इसकी चल रही है। इंडिया एक्टिवली टेस्टिंग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रहा है जो 5 मैक और उसके बियॉन्ड जाएगा। और मिशन शक्ति के बारे में भी आपको बता दूं, इंडिया का एक सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है जो एंटी सैटेलाइट है, जो मैंने आपका था स्पेस वॉरफेयर में शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। ये कुछ अपडेट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको लिए चलते हैं अग्नि से जुड़ा एक और मिसाइल है जो पिछले कई सालों से न्यूज़ में रहा है, लेकिन जिस पर क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं अग्नि प्राइम। आपने जब अग्नि पढ़ा, वहाँ अग्नि में आपने कई अग्नि देखा, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अग्नि प्राइम क्या है। अग्नि प्राइम एक्चुअल में क्या है, अग्नि 1 और अग्नि 2 को अब हम रिप्लेस कर रहे हैं अग्नि प्राइम के द्वारा। और अग्नि प्राइम की जो क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक गोला बारूद ले जाने की, 1000 किलोग्राम के वारहेड्स को वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक आसानी से ले जा सकते हैं। अग्नि प्राइम की खूबसूरती यही है, इसी वजह से इसको अग्नि 1, अग्नि 2 को रिप्लेस करके अग्नि प्राइम की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कैनेस्टराइज है, मतलब आसानी से ले जाकर असेंबल करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अग्नि प्राइम के साथ है, इसीलिए इसको कैनेस्टर लॉन्च सिस्टम भी कहते हैं। जो चीज़ अग्नि 5 में है वो चीज़ ही अग्नि प्राइम में भी है, ठीक है। अच्छा, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द नाइट ट्रायल ऑफ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, जो 1000 से 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसका नाइट ट्रायल जो हुआ है वो 4 अप्रैल 2024 में हुआ है, ठीक है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना मैं ये चाह रहा हूँ अग्नि प्राइम का ये पहला टेस्ट नहीं है, इसके पहले भी टेस्ट हुए हैं, लेकिन क्या यूनिक रहा इस साल, रात में भी इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। ये एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में है। इसमें कुल सॉलिड प्रोपेलेंट है जो लगाए गए हैं, मतलब ठोस प्रवृत्ति के ईंधनों का उपयोग किया गया है। अग्नि प्राइम का अगर पहला टेस्ट देखो, मैंने देखा था 2021 में ही पहला हो गया था, ये तो काफ़ी कई अग्नि प्राइम के तीसरे चौथे टेस्ट में माना जाएगा। अग्नि पी यानी प्राइम की बात करें तो ऑफिशियली इंडक्टेड है भारत में, और यह हमारे मतलब फोर्स के लिए इसको हम यूज़ में लाएंगे। ऐसा नहीं अभी इंडक्ट होगा, इट इज़ ऑलरेडी इंडक्टेड, ऑफिशियली इंडक्टेड है, ठीक है ना। देखो एक चीज़ होती है, हम कहते हैं टेस्टिंग और एक कहते हैं इंडक्शन। टेस्टिंग मतलब अभी इसमें और ज़्यादा परीक्षण बाकी है, और इंडक्शन का मतलब होता है अभी हमारे डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया गया है। अग्नि पी के बारे में देखिए तो न्यूक्लियर कैपेबल है, ये एटम बम भी ले जा सकते हैं। मैंने बोला था कि हम मिसाइल से भी एटम बम को ले जा सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल है, अग्नि क्लास का मिसाइल है। इसकी क्षमता मीडियम रेंज है क्योंकि ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा है ना, 500 किलोमीटर से ज़्यादा 2000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीडियम रेंज। और अग्नि प्राइम जो है 1000 से 2000 ले जा सकते हैं, तो डेफिनेटली ये किस में आ रहा है, मीडियम रेंज। अब देखो इसको कंसेप्ट से आप जोड़ सकते हैं। और कहा क्या जा रहा है कि अब अग्नि 1 और अग्नि 2 को हम रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, अग्नि प्राइम के द्वारा, ठीक है ना। 2 स्टेज का है ये, कैनेस्टराइज है और डिस्टेंस जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। और अग्नि 3 मिसाइल्स अगर देखो, जिसके बारे में एक जनरल में बता रहा हूँ, उससे इसका जो वेट है वो करीब 50% है, तो काफ़ी हल्का है, आसानी से कर सकते हैं। और मिसाइल कैन बी फायर्ड फ्रॉम द मोबाइल लॉन्चर्स एंड हैज़ अ हाई सर्वाइवल रेट ऑल्सो। मोबाइल लॉन्चर का मतलब होता है मूवमेंट करते हुए भी किसी गाड़ी या लॉन्चर से आप इसको भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रुकना पड़ेगा तभी, तो मतलब मूवमेंट के साथ भी यू पीपल कैन यूज़ देम। इसको कहते हैं मोबाइल। मोबाइल का मतलब मूवमेंट के साथ लॉन्चिंग भी सर्विसेज है जो इसमें है। अगले मिसाइल्स की तरफ चलते हैं जिसका नाम है S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल वैसे भी यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन रहा है, स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मेंस 2022 में आप देखोगे तो यूपीएससी ने S-400 मिसाइल्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आपको बताऊँ S-400 S-300 का एक सक्सेसर है। S-300 मिसाइल जो है वो भी भारत ने रशिया से लिया था, उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो S-400 है, और ये भी भारत ने वो रशिया से ही मिला। और इसको भारत आज पंजाब वाले एरियाज़ में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना वाला बॉर्डर पे आज S-4 ऑलरेडी तैनात है भारत की सुरक्षा के लिए। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब एयरफोर्स के लिए चीज़ है जो मिसाइल तैयार की गई है, लिया गया है। शुरुआत में आपको बोला है कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ये तैयार है। दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में S-400 मिसाइल को माना जाता है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, रशिया द्वारा बनाया गया है। ये चीज़ें आपको मैंने शुरुआत में बोल दी हैं। ये हम लोग को कई चीज़ों के अगेंस्ट में बचा सकता है, जैसे कि मान लो कोई एरियल थ्रेट्स आ रहा है हवा में किसी तरह का, जैसे ड्रोन्स है, कोई मिसाइल्स है, कोई रॉकेट्स है, कोई फाइटर जेट्स है, अगर हमारी तरफ आता है तो S-400 मिसाइल्स अपनी क्षमता के आधार पर उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है।
इसकी इतनी कैपेसिटी होती है। ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स जैसे एयरक्राफ्ट, यूएवीज, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हर किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और रेंज होता है लगभग 400 किलोमीटर। और कितनी हाइट तक जाता है, ये तो दूरी हो गई 400 किलोमीटर, और हाइट होता है लगभग 30 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड तक जाता है। तो बहुत ही अच्छा है जो भारत को मिला है रशिया से। सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली इंगेज 36 टारगेट, माने एक साथ 36 टारगेट को भेज सकता है। बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब ये कह लो कि जैसे अभिमन्यु बीच में चक्रव्यूह में आ गया और चारों तरफ फाइट कर रहा है, बिल्कुल कुछ उसी तरह का 36 टारगेट्स अगर साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है अगेंस्ट कमिंग एनीथिंग एल्स टुवर्ड्स यू, तो इट्स डेफिनेटली बीइंग वेरी वेरी एडवांस्ड। ओके फाइन। असल में अदर पॉपुलर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ अदर नेशंस में जैसे एक थाड का नाम आता है, लेकिन हमारे पेपर में मैंने पहले ही बोला कि यूपीएससी में इंडिया के बारे में बात होती है, तो थाड से आई डोंट थिंक सो कुछ आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि यूएस का एक वेरियस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको थाड बड़ा पॉपुलर है और इंडिया के न्यूज़पेपर्स भी इसको छापते रहते हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे S-400 है उसी तरह का ये भी है। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर होती है। ओके, बट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इंटरसेप्टिंग फाइटर जेट्स। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बैलिस्टिक मिसाइल की तरह, लेकिन ये किसी इंटरसेप्टिंग फाइटर जेट्स के अगेंस्ट में नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारा जो S-400 उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पैट्रियट भी है, एडवांस्ड कैपेबिलिटी है ना। दिस इज़ अ कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एरियल टारगेट्स एट अ रेंज ऑफ 180 किलोमीटर। तो ये कुछ यूएस के मिसाइल्स हैं जो इस साल न्यूज़ में रहे हैं, तो मैंने लिख दिया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अदर कंट्री के मिसाइल्स हमारे पेपर में नहीं आते हैं। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ये भी एक तरह का इंटरसेप्टर है, आयरन डोम इंटरसेप्टर है। ये डिटेक्शन एंड टैकिंग द रडार सिस्टम, अ बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स। ठीक है, एंड तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल। देखो ऐसा होता है कि इसका एक रेंज होता है, एक रडार सिस्टम से इक्विप्ड होता है, जो करीब करीब उन रेंज के अंदर अगर कोई चीज़ मिसाइल या कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही हो तो उसको इंटरसेप्ट करने का काम करता है। शायद आपने गाजा, ये हमास और ये इसराइल वाला जो केस सुना होगा, उसमें सुना होगा इसराइल ने इस आयरन डोम को तैनात कर रखा था अपने बॉर्डरिंग एरियाज में। इसराइल ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ लेकिन बड़ा सुरक्षित है अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर। अमेरिका उसकी काफ़ी मदद भी करता रहता है, एवरीबडी नो इट वेरी वेल। इसराइल ईरान का न्यूज़ भी आपने सुना ही होगा, बड़ा पॉपुलर रहा है। ठीक है, इधर पीछे दिनों में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, जब कोई भी मिसाइल आपकी तरफ आता है उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है उस रडार सिस्टम के द्वारा और उस पर जाके सीधा स्ट्राइक करके उसको वहीं पर ऊपर ही ख़त्म कर देता है। ठीक है ना, तो उस तरह की चीज़ों को एंटी मिसाइल यानी इंटरसेप्टर का नाम देते हैं। बड़ा एडवांस इंटरसेप्टर है दुनिया का। लेकिन आपको पता होगा हमास वाले केस में क्या हुआ, वहाँ के जो लड़ाके थे उन्होंने इतने सारे मिसाइल एक साथ भेज दिए कि आयरन डोम कन्फ्यूज़ हो गया कि करें तो करें क्या। ठीक है ना, तो वो केस भी आपने सुना होगा, बट स्टिल आयरन डोम इज़ वेरी एडवांस। इसराइल्स का एक डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंटरसेप्ट हमास रॉकेट्स को रोकने के लिए इसराइल ने डेवलप किया है, मतलब इसराइल इसको यूज़ कर रहा है टू इंटरसेप्टेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया में और न्यूज़ में आई हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक बार ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। बट स्टिल अगेन आई विल टेल यू गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी डिफेंस में क्वेश्चन यूपीएससी के फिल्म्स में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अब आपको आगे लिए चलते हैं एक प्रोजेक्ट की तरफ जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश एक तरह से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। लॉन्ग रेंज अधिक दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुश, या इंग्लिश में आप कुशा बोलिए। आपने एक नाम सुना होगा लव कुश। प्रभु श्री रामचंद्र के दो बच्चे थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दो बच्चे थे, एक लव का एक था कुश। ये एक्चुअल में ऐसा ही कुछ नाम है, प्रोजेक्ट कुशा यानी कुश। लॉन्ग रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेम इटसेल्फ डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। लॉन्ग रेंज अधिक दूरी हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा है क्या, मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। ठीक है, ये 2028-29 के आसपास तक अभी आएगा। ठीक है, अभी रुको इसमें, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है। इस प्रोजेक्ट पे काम जो कर रहा है डीआरडीओ कर रहा है। डीआरडीओ के अंदर की एक एजेंसी है, डिफेंस रिसर्च एजेंसी, जो इसके लिए लगातार काम कर रही है। ये एक तरह से एक बड़ा ही इम्प्रूव्ड डिफेंस सिस्टम है जो ख़ास तौर से डिटेक्ट करेगा, जानकारी करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, किसी भी तरह के थ्रेट्स को जिसके रेंज के अंदर आ रहे हो। जैसे मान लो कोई स्टेल्थ फाइटर्स है, कोई एयरक्राफ्ट्स है, कोई ड्रोन्स है,
या क्रूज मिसाइल्स है। स्टेल्थ फाइटर क्या होते हैं? ऐसे फाइटर्स जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें उसका लोकेशन, उसकी आइडेंटिटी कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है थ्रू द हेल्प ऑफ रडार सिस्टम। उन सबको डिस्ट्रॉय भी कर लेता है, इवन डिटेक्ट करके फिर उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। बड़ा ही एडवांस सिस्टम है जो अभी डेवलप हो रहा है, प्रोजेक्ट कुशा के नाम से DRDO काम कर रहा है, और ये डिफेंस रिसर्च एजेंसी उसके पीछे एक पायनियर एजेंसी है जो लगी हुई है। इसमें कुल 3 लेयर ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं। इसके अंदर कुल 3 लेयर ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल होते हैं, अलग अलग डिस्टेंस के आधार पर। जैसे फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस सिस्टम जो होता है कुशा का, उसकी टारगेट होता है 150 किलोमीटर। सेकेंड लेयर जो इंगेज होता है वार करने का, वो होता है 250 किलोमीटर। और थर्ड लेयर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 350 किलोमीटर। तो ये 150, 250 और 350 किलोमीटर का एक रेंज है जो आपको यहाँ दिखता है। ओके, 150, 250 और 350 किलोमीटर का एक रेंज है जो फेज मैनर में अभी ये बन रहा है। इट विल इंडक्ट इन आवर डिफेंस सिस्टम बाय 2028, 2029। यानी एक तरह से ये भी क्या है, एक भारत द्वारा विकसित किया गया एक इंटरसेप्टर है जो DRDO के इस एजेंसी के द्वारा विकसित हो रहा है, या DRDO द्वारा विकसित हो रहा है। एंड इट विल इंटीग्रेट इन डिफेंस सिस्टम बाय 2028, 2029। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेके क्या अपडेट्स हैं, इससे बात कर लेते हैं। वैसे भी हाइपरसोनिक का मतलब अब आप समझ रहे हैं, जिसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक में क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्या है आपके करंट अफेयर्स में, आगे बढ़ते हैं। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आप सबको पता होगा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, असल में जो न्यूज़ आया है वो भारत के संदर्भ में नहीं, ईरान के संदर्भ में आया है। ईरान ने इंट्रोड्यूस किया अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है फतह, और जिसकी टारगेट डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर तक ये अपनी इसको यूज़ कर सकता है। फिर आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि दूसरे कंट्री का इंपॉर्टेंट नहीं है, असल में सच में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए तो मैं इसको काट रहा हूँ। असल में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं, ठीक है, वो 2 तरह की प्रणाली वाले वेपन्स होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं, देखिएगा, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। इसीलिए मैं आपको यहाँ हाइपरसोनिक पढ़ा रहा हूँ, मुझे इजराइल ईरान से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फतह जैसी चीज़ें हमारे एग्जाम्स में नहीं आती, जैसे पाकिस्तान के गौरी गजनी हमारे किसी काम के नहीं है, गॉट इट, उसी तरह के। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको ये समझाना था कि एक्चुअल में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 नेचर वाले। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है HGV, और दूसरा HCM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। असल में जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, रॉकेट इंजन, एक तरह का मोटर इंजन होता है, इसको रॉकेट कहते हैं। इसकी मदद से एक जगह तक, एक हाइट तक ले जाते हैं, और फिर वहां पर ले जाकर फिर इसको ग्लाइड करने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में एक एनर्जी देने के लिए उसको एक हाइट तक ले जाकर स्पीड में, फिर वहां पर उसको ग्लाइड करने के लिए छोड़ा जाता है, उसके लिए इसमें रॉकेट इंजन का यूज़ किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ऑलरेडी एक पावरफुल इंजन लगा होता है, जिसको आप एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन कहते हैं, या स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं, जिसका टेस्ट भारत ने 2016 में कर लिया था। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्क्रैमजेट इंजन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजन है जो आएगा ज़रूर। और स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण हो गया है, लेकिन अभी स्क्रैमजेट इंजन इंटीग्रेट नहीं हुआ कि हम कहीं उसको यूज़ में ला रहे हैं। और स्क्रैमजेट इंजन को हम लोग जेट इंजन में तो प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा इसको मिसाइल्स में भी लाया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 2023 के पेपर में यूपीएससी ने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया था, मेरे बच्चों ने बनाया था कि किस तरीके से जेट इंजन और मिसाइल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन स्टैटिक था, जिनको विषय का ज्ञान था वही बच्चे किए थे, हर किसी के बस का नहीं था। अब देखो यहाँ पर भारत के संदर्भ में क्या न्यूज़ आ रहा है। भारत के संदर्भ में न्यूज़ आ रहा है, मैंने अभी बोला था भाई अभी हमें टाइम लगेगा, 5 से 6 साल लगेंगे। और जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2, उसी को हम लोग है जो लेकर आने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में। दुनिया में किन कंट्रीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो यूएस है, रशिया है और चाइना है। कुछ कंट्रीज़ जो बना रहे हैं उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, इंडिया मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी और जापान मिलेगा। ठीक है, रिसेंटली रशिया यूज अ सुपर फास्ट मिसाइल कॉल्ड जिरकॉन इन अ स्ट्राइक ऑन यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एक न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स में रहा, मुझे लगा कि शायद जिरकॉन बता दूं, क्योंकि यूपीएससी में तो नहीं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टेट स्टेट में आ जाएंगे कि जिरकॉन मिसाइल जो न्यूज़ में रहा वो किस कंट्री ने बनाया, क्या किया। तो यू पीपल रिमेंबर रशिया ने इसका यूज़ किया है यूक्रेन में, और पहली बार इस मिसाइल का यूज़ किया गया है। अच्छा, मैंने आपको 3 स्पीड बताई थी, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। 1 मैक मैंने नहीं बोला था,
1 मैक से कम मैंने सुपर सबसोनिक बोला, 1 मैक के ऊपर 5 मैक तक मैंने सुपरसोनिक बोला, 5 मैक के ऊपर हाइपरसोनिक, और 1 मैक अगर स्पीड आती है उसको ट्रांससोनिक बोलते हैं। अब एक्चुअली एक पर्टिकुलर 1 मैक तो होता नहीं, कुछ नीचे या कुछ ऊपर ही होता है, वही मेरा कहने का मतलब था। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको 1 मैक यानी ट्रांससोनिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस एज अ बेसिक। इस पिक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इंजन्स दिखाई देते हैं और इनको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इनमें क्या क्या हो रहा है। देखो एक्चुअल में यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रैमजेट इंजन को फोकस किया है, जो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। और ये आज नहीं, ये स्टैटिक में 2016 से इंपॉर्टेंट है। और आप में से हर विद्यार्थी जो मेरे स्टैटिक क्लासेस किया हुआ है उसको पता है, हाँ सर आपने क्लास में एक 3 इंजन पढ़ाया था, एक टर्बोजेट, एक रैमजेट और एक स्क्रैमजेट। देखो यहाँ पर एक छोटा सा टर्बोजेट है, यहाँ पर एक रैमजेट है, लेकिन हम डिटेल में स्क्रैमजेट को पढ़ने जा रहे हैं। एयर ब्रीथिंग इंजन का मतलब होता है जो एयर लेता है यानी सांस लेता है। और आपको बताऊं जेट इंजन जिस हाइट तक होते हैं उस हाइट तक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए जेट इंजन कभी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर लेकर नहीं चलते हैं। ये चीज़ मैंने बार बार बताई है। जबकि वही कोई रॉकेट में जिसकी मदद से आप किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें प्रोपेलेंट शब्द का यूज़ किया जाता है। लेकिन मिसाइल्स में सिर्फ और सिर्फ ईंधन यानी फ्यूल का ये क्या नाम है, जेट इंजन में सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जेट इंजन चाहे टर्बोजेट हो, चाहे रैमजेट हो, चाहे स्क्रैमजेट हो, टर्बोजेट कम हाइट पर, रैमजेट उसके ऊपर हाइट पर, स्क्रैमजेट सबसे ऊपर हाइट पर जाकर काम करता है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है, लेयर होता है, वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। और आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जब एटमॉस्फेयर में जाए स्ट्रेटोस्फीयर आता है और यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि इनमें एयर ब्रीथिंग इंजन होता है, एयर उसमें एंटर हो रहा होता है, उसकी ऑक्सीजन को यूज़ करके इसके अंदर का ईंधन जल रहा होता है। यही कंसेप्ट है। टर्बोजेट में क्या होता है, एक जेट इंजन एक वेरिएंट होता है, यहाँ पर सीधा जो फ्यूल होता है एडेड टू द सम एक्स्ट्रा फ्यूल मींस मोर पावर कैन बी क्रिएटेड, इसको दे सकते हैं, ठीक है। रैमजेट में एक तरह का थर्मोडायनेमिक डक्ट होता है जिसकी मदद से एयर ब्रीथिंग जेट इंजन काम करता है। फिलहाल इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, हमें जानना है एक्चुअल में स्क्रैमजेट के बारे में। असल में स्क्रैमजेट को बताऊं तो वो रैमजेट का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। और रैमजेट के आगे अगर 2 अल्फ़ाबेट लगा दिया जाए एस और सी लगा दीजिए, उसका नाम स्क्रैमजेट हो जाता है। असल में एक ऐसा रैमजेट इंजन जो डिज़ाइन किया गया जिसमें एयर की एंट्री सुपरसोनिक स्पीड से हो, इसीलिए बोला गया सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। स्क्रैमजेट का पूरा नाम है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर। और सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट भी एक तरह का एयर ब्रीथिंग इंजन का वेरिएंट है जेट इंजन का। इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल रखा होता है, ऑक्सीजन ये बाहर से ले लेता है और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंबशन बहुत तेज़ी से होता है और काफ़ी तेज़ी से ये उठता है, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ों को उठाने में मदद करता है। एडवांटेज ये है कि लगभग 70% ऑफ प्रोपेलेंट दैट हैज़ टू बी कैरिड इन द व्हीकल्स, है ना, हम उसका वेट कम कर सकते हैं। क्योंकि कम वेट कम एनर्जी में कम वेट के फ्यूल्स में भी हाइड्रोजन का वेट काफ़ी कम होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों ने एनर्जी की क्लास पढ़ी है उनको पता होगा, पीछे के लेक्चर्स में भी मैंने बातें की हैं, तो हाइड्रोजन इस मामले में काफ़ी बेहतर होता है। इसी आधार पर हम यूज़ करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स दिखाया है टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि देखो एयर जो होता है वो पहले एंटर करता है, वो आगे आता है और कंप्रेस्ड होता है। क्योंकि देखो ये एरिया जो है थोड़ा नैरोवर दिख रहा होगा, फिर अंदर चीज़ें जलती हैं यानी कंबशन हो रहा होगा। कोई भी चीज़ जलती है तो फैलती है, तो पीछे बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो पीछे जो जाता है वो असल में सुपरसोनिक स्पीड से जाता है स्क्रैमजेट में, हवा। और अगर हवा पीछे सुपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलती है तो उसके उल्टे अपोजिट साइड में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन होता है। और यहाँ अगर सुपरसोनिक कह रहा हूँ, यहाँ हाइपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलता है, तो जिस एक्शन से हाइपरसोनिक पीछे निकल रहा है उसी एक्शन से हाइपरसोनिक आगे निकल जाएगा, एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ में। और वहाँ हम लोग रॉकेट के एग्जाम्पल्स पढ़ते थे जेट इंजन में। इसीलिए जो स्क्रैमजेट इंजन है ये आपको अच्छा खासा स्पीड देने वाला है, जिसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। और इसकी मदद से आप 5 मैक के ऊपर 8 मैक तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यही है स्क्रैमजेट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये तीनों इंजन्स हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक वीडियोज़ है जो आप उस पर जाइएगा, गूगल कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी रवि एक सर, तो पीछे के बने कुछ वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जेट इंजन टेक्नोलॉजीज़ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसे एक बार देख लीजिएगा। अगर आप टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट को ठीक से देखना चाहते हैं एक बार फिर से, ये वीडियोज़ मैंने पीछे ही आपको पिछले साल ही दे रखा है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक
इंटरसेप्टर मिसाइल्स। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल्स क्या होता है भैया? एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल देखो ऐसा है, एक होता है एक्सो एटमॉस्फेरिक, एक होता है एंडो एटमॉस्फेरिक। अब जैसे मान लो 100 किलोमीटर तक अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर किसी चीज़ को ले जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सो, और 100 किलोमीटर लमसम के आसपास नीचे रखते हो उसको कहते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी एटमॉस्फेयर में लगभग 100 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर कोई इंटरसेप्टर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं एक्सो, और उसके अंदर होता है उसको कहते हैं एंडो। ठीक है, उसको एक्सो कहते हैं 100 किलोमीटर के ऊपर, और 100 के आसपास नीचे को हम कहते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये एक्सो एंड एंडो का पैरामीटर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ पर एक नया टेस्ट होता है जो कि ये सबमरीन वमरीन वालों के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूज़ आता है, आप देखो, ठीक है ना, DRDO का क्या न्यूज़ आता है, सी हियर गाइस। DRDO का एक न्यूज़ आता है कि सक्सेसफुली भारत का एक ट्रायल होता है, इंडिया सक्सेसफुली हैव डन द वन ऑफ द फ्लाइट ट्रायल, जो सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है उसका, है ना, सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का एक ट्रायल करता है। सी बेस्ड, फिर मैं कह रहा हूँ नेवी के लिए, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनिशियली दिस मिसाइल्स आर प्रोपेल्ड बाय द रॉकेट्स, है ना। इस मिसाइल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, जनरली यहाँ पर एक तरह का ये एक मिसाइल है जिसका टेस्टिंग की गई है, और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की गई है कि जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, तो ये कैसे चलते हैं। तो इनको क्यों, यही क्वेश्चन आपके पेपर में 2022-23 के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो करते क्या, पहले इनिशियल स्टेज में इस मिसाइल्स को प्रोपेल किया जाता है रॉकेट्स के द्वारा, यानी रॉकेट एक मोटर या इंजन होता है, उस इंजन को लगा देते हैं, फिर उससे उस हाइट तक पहले मिसाइल्स को ले जाते हैं, और जब उस मिसाइल्स को हाइट पर ले जाके उस स्पीड तक पहुंचा देते हैं, उस हाइट तक, फिर उसका ऐसे कह लो ये काम करना बंद कर देता है, और वो क्या होता है उसके बाद उस फेस को पूरा वहाँ तक ले जाने को पावर फेस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ वहीं पर रुक जाती है, अनपावर हो जाती है, और जो स्पीड होती है उस स्पीड की वजह से फ्री फॉलिंग हो जाता है, और ऐसे के लोग यहाँ से तेज़ी से यहाँ तक ले आया गया, फिर यहाँ पर वो वहाँ पर अनपावर्ड कर दिया जाता है, फिर उसकी वजह से जो स्पीड और एनर्जी होती है वो उसके हिसाब से आगे बढ़कर गिर जाती है, और यही पूरे कंसेप्ट पर होकर बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी जो होता है वो निर्भर करता है। मैंने आपको बार बार कहता हूँ, रॉकेट एक तरह का मोटर या इंजन होता है, इसका उपयोग हम किसी लॉन्च व्हीकल के अंदर लगाकर किसी सैटेलाइट्स को ऊपर भेजने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी रॉकेट का यूज़ हम लोग मिसाइल्स के अंदर लगाकर गोला बारूद को भेजने के लिए करते हैं। यहाँ रॉकेट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, मिसाइल के अंदर, और मिसाइल की मदद से क्या है, गोला बारूद भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल की डिस्टेंस वगैरह है 5500 किलोमीटर उसके ऊपर तक पहुंच जाती है। क्रूज मिसाइल से केस में अगर हम बात करें, जनरल फीचर है, तो क्रूज मिसाइल्स में शुरुआत से ही आपको प्रोपेल करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको यहाँ पर सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, इसमें कोई रॉकेट इंजन की ज़रूरत नहीं होती है, मिसाइल्स के अंदर खुद ही प्रोपेलेंट लगा होता है, उसी से वो आगे चल रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा इंजन नहीं होता है, और गाइडेड मिसाइल्स है, और ब्रह्मोस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ देम जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ भारत की टेस्टिंग वगैरह है जो हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में रहा है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सो और एंडो के बारे में। देखो, अदर एंडो और एक्सो एटमॉस्फेरिक सिस्टम क्या है, एक नाम है जिसका नाम है पैड, और एक नाम है जिसका नाम है एड। पैड को कहते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस, और एड को कहते हैं एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस जो है वो अधिक हाइट का है, और एडवांस एयर डिफेंस वो कम हाइट का इंटरसेप्टर है, ठीक है। अब एड, पहले पैड की बात कर लेते हैं। पृथ्वी जो है अधिक हाइट का इंटरसेप्टर है, तो डेफिनेटली इसको क्या बोलेंगे, एक्सो एटमॉस्फेरिक। एड जो है वो कम हाइट का, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडो एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एंटी बैलिस्टिक, किसी अगेंस्ट कमिंग बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में यूज़ करना, ठीक है। ये सिंगल स्टेज है, सिर्फ सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट इसके अंदर होता है। इसकी मैक्सिमम हाइट इंटरसेप्ट करने की 30 किलोमीटर तक होती है, लेकिन वहीं पर ये लो एल्टीट्यूड हो गया। इसकी स्पीड जो होती है मैक्सिमम करीब करीब 4.5 मैक तक होती है, किसकी, एड की। लेकिन जब आप पृथ्वी एयर डिफेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 300 से 2000 किलोमीटर होता है, और हाइट देखो लगभग 150 किलोमीटर होता है। तो काफ़ी बड़े लेवल पर पैड जो होता है वो काम करता है, काफ़ी बड़े लेवल पर पैड जो है वो काम करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से आपको पैड और ऐड बताने की ज़रूरत नहीं। ऐड का एक ट्रायल भी भारत ने किया जिसका नाम है अश्विन, है ना, उसका नाम है अश्विन, जो पहले न्यूज़ में रहा था। अश्विन मिसाइल एक तरह का एडवांस एयर डिफेंस के रूप में काम करता है। दो और कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं जो यहाँ न्यूज़ में रही हैं, जैसे एक है पृथ्वी डिफेंस, ठीक है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2, या इसको आप ASAT के नाम से भी जानते हैं। एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। एक्सो का मतलब समझ गए, काफ़ी ऊपर के लिए जाएगा,
टू स्टेज रॉकेट मोटर है। एडिशनली थर्ड स्टेज इनकॉर्पोरेटेड एज अ काइनेटिक किल व्हीकल्स, ठीक है। इसमें एक तीसरा स्टेज भी है जो इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें काइनेटिक किल व्हीकल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब आप पूछोगे सर काइनेटिक किल व्हीकल का मतलब क्या होता है? देखो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कोई मास हो, आपको थोड़ा सा पता होगा E=mc², मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ इतनी तो साइंस आपको पता होगी। कोई चीज़ कोई सी मास की है और उसको अगर बहुत सारी स्पीड से ले जाकर, है ना, किसी चीज़ से भिड़ा दें तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है ना। जैसे यही पेन है, इसको मैं धीरे से अगर फेंकूं तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन इसी को तेज़ से फेंकूं तो आपको चोट लगेगा। वही बात मैं कह रहा हूं, अगर किसी मिसाइल में कोई चीज़ है, वॉरहेड है, उसको बहुत तेज़ी से ले जाकर किसी से भिड़ा दो तो अपने आप वहाँ पे फ्रिक्शन होने के बाद आग लग जाती है। उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी किल, ठीक है ना। यानी किसी चीज़ को मैसिव स्पीड के साथ जाकर किसी मिसाइल या किसी चीज़ पर फाइटर प्लेन पे जोर से लग जाए तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी किल, जिससे वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। यही है पूरा का पूरा कंसेप्ट काइनेटिक एनर्जी किल का। कई बार इस साल न्यूज़ में रहा है, क्या बता आपको यही मिल जाए। तो काइनेटिक एनर्जी किल इंटरसेप्टर सीक टू डिस्ट्रॉय टारगेट थ्रू अ डायरेक्ट कोलिजन विद अ हाई स्पीड। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ये कंसेप्ट E=mc² से आप आसानी से समझ सकते हैं। जिससे होता क्या है, द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट डिस्ट्रॉय द अटैकिंग मिसाइल या वॉरहेड, रेंडर्स inoperable or diverts it from its intended targets। और यहाँ मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड 1200 किलोमीटर तक हो सकती है, पर यहाँ पर थर्ड स्टेज की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो ये है आपका एक पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 या ASAT के नाम से जो चर्चा का विषय रहा है। एक रडार सिस्टम है जो न्यूज़ में रहा है, स्वॉर्डफिश रडार, ठीक है। स्वॉर्डफिश रडार एक्चुअल में एक तरह का इंडिया द्वारा डेवलप किया गया बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार सिस्टम है, जो एक्चुअल में एल बैंड फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। एल बैंड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने वैसे भी पीछे बात किया था जब हम नावी की बात कर रहे थे, INSS 1J का, जो आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के लेक्चर में मेरी क्लास में सुना होगा। इसको बना कौन रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक और रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक होती है। चीज़ों को ये डिटेक्ट कर लेगा और इसकी स्पीड जो होती है, अच्छा, कैपेबल टू ट्रैक अप टू 200 टारगेट को एक साथ देख सकता है। अभी ये डेवलपिंग फेज में ही है और इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 12 मैक तक ये चीज़ों की स्टडी कर लेता है। तो बहुत ही एडवांस तरह का रडार होगा। और ये तो एक तरह से ये कह लो कि अगर मैसिव टारगेट्स भी आपकी तरफ अगर आ रहे हैं, एंटी मतलब आपकी तरफ, तो आप उसको एंटी की तरह इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, इस रडार से उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो स्वॉर्डफिश रडार भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन, जो कि चर्चा का विषय दर हाल में रहा है। देखो आकाश मिसाइल भी जो है वो करंट अपडेट्स में रहा। वैसे भी आकाश मिसाइल के बारे में आप देखो तो हम लोगों ने अभी जब पीछे बात किया हुआ है IGMDP प्रोग्राम के बारे में, तो वहाँ मैंने कहा था कि जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ भारत 5 तरह के मिसाइल्स को डेवलप करने जा रहा है, वहाँ पर एक मिसाइल जो है उसमें मैंने आपको बोला था पटना, है ना, याद आ रहा होगा, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये आकाश ही है जो कि यहाँ पर करंट अपडेट्स में न्यूज़ में रहा है। आकाश के बारे में अगर बात करें तो फिलहाल ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज का मिसाइल है। और एक जो अपडेट्स है वो यही है, एक एक्सरसाइज होता है भारत में, उसका नाम है एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023। यही एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति, जिसका सक्सेसफुल जो ये एक्सरसाइज हो रहा होता है, उसमें आकाश मिसाइल को यूज़ किया जाता है एज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। हमारा एक वेपन सिस्टम है और सबसे बड़ी चीज़ ये है जहाँ पे एक सिंगल फायरिंग यूनिट साइमल्टेनियसली इंगेज्ड एंड डिस्ट्रॉय 4 अनमैन्ड टारगेट्स, जो आसानी से कर सकता है। यानी एक ही बार में टारगेट्स में एक ही बार आप फायरिंग में 4 डिफरेंट अनमैन्ड टारगेट्स को यहाँ पर देखा गया कि अच्छी तरह से भेद लेता है, यानी वहाँ तक पहुँच जाता है। तो एक नई उपलब्धि है एक तरह से आकाश के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। आकाश में कुछ चीज़ें और हैं, ओके, जिस पे भी मैं आपको लिए चलता हूँ। इवन आकाश का जनरल फीचर भी बात करेंगे, आकाश मिसाइल जो IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया है। तो पहले तो ये बता दूं कि ये DRDO का प्रोजेक्ट है और ये जो आकाश का जो है सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है कि एक ही फायरिंग में वो 4 डिफरेंट तरह की जगहों पर इंगेज हो सकता है, जो अनमैन टारगेट्स की तरह इसको यूज़ किया गया था। भाई आगे चल के इसको मैन के लिए किया जाएगा, ये तो टेस्टिंग है ना, आगे आप इसी को मैन के लिए कर लीजिए, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। फिलहाल आकाश के बारे में बात करें तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है।
और इसका जो इंटरसेप्टर रेंज है वो 30 किलोमीटर का। अब आप इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्टर का मतलब होता है कोई आपके अगेंस्ट में आता है, उसके अगेंस्ट में आप यूज़ करते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर तक यूज़ करते हैं। इसका वेट जो होता है, लॉन्च वेट जो होता है, वॉरहेड ले जाने की जो क्षमता होती है वो 720 किलोग्राम तक का होता है, और ये सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। इसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक जेट इंजन लगा हुआ है जिसका नाम है रैमजेट इंजन, और वो रैमजेट इंजन जो है भारत को रशिया से मिला है, जिसकी मदद से जो आकाश मिसाइल है उसकी स्पीड 2.5 मैक तक है। और आपको पीछे के कंसेप्ट से मैंने बता दिया है, 1 मैक से ज़्यादा 5 मैक तक की जो स्पीड होती है वो सुपरसोनिक होती है। तो 2.5 जो है इट विल टच स्पीड ऑफ सुपरसोनिक, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आगे लिए चलते हैं, आपको इधर आइए। आकाश मिसाइल का अगर बैकग्राउंड देखिए तो फिर वही बात आती है, इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है, रैमजेट प्रोपल्शन का यूज़ किया गया। और एक चीज़ और बताऊंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, जो देश के पहले प्रेसिडेंट थे, उसके नाम पर यहाँ पर एक रडार का नाम है जो यूज़ किया गया, जिसका नाम है राजेंद्र रडार। और इसी रडार के द्वारा ये कोई भी जो मिसाइल्स वगैरह या कुछ आ रहा होता है इसकी तरफ तो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और ये फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है, जो डेवलप किया गया है कि डिफरेंट साइट्स और टारगेट्स को भेदने के लिए, ठीक है, पेनिट्रेट करने के लिए। तो एक नई चीज़ है, एक नई जनरेशन की चीज़ है। इस बार करंट अफेयर्स में एक और भी चीज़ है जो न्यूज़ में रहा है। जैसे हम लोगों ने पीछे जब IGMDP प्रोग्राम पढ़ा था, वहाँ हमने नाग की बात की थी। नाग इज़ वन ऑफ द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। उसी तरह का एक स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो न्यूज़ में रहा है। तो नॉन लाइन ऑफ साइट को शॉर्ट में यू पीपल कैन कॉल देम एज ए NLOS, ओके, NLOS, नॉन लाइन ऑफ साइट के नाम से आप जानते हैं। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका मतलब कि कोई टैंक अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उसको मार गिराने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी NLOS की तरफ जाते हैं, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन गाइस, ओके, याद रखिएगा। इसके पहले हमारे पास एक और भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था, जो IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत जो योजना थी, जो स्कीम्स लाई गई थी IGMDP के अंतर्गत, जो 5 मिसाइल से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, उसमें जो नाग मिसाइल था वो नाग मिसाइल भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही था, ठीक है, जो किसी दुश्मन के आने वाले टैंक जो आपकी तरफ आते हैं उसको मार गिराने के लिए इसका यूज़ किया जाना है। भारत ने इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है नाग का। भारत के पास आज नाग है जो आर्मी के पास है, और ज़रूरत पड़ने पर किसी एनिमी कंट्री के टैंक के विरोध में भारत इसका यूज़ कर सकता है। तो चलिए, इंडियन एयरफोर्स है रिसेंटली एक्वायर्ड, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स से रिसेंटली एक्वायर किया है इजराइल से निर्मित स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। जैसे भारत ने अपना बनाया है नाग, उसी तरह का, लेकिन अगर इसकी क्षमता बात की जाए तो नाग से ये काफ़ी हद तक बेटर होगा। और ये ऐसा मिसाइल है जिसको एक्चुअली हम बताएं तो इसकी हेलीकॉप्टर टेस्टिंग भी हो गई है। जैसे एक रशियन ओरिजिन का एक हेलीकॉप्टर है MI-17V5 हेलीकॉप्टर, इसके द्वारा इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जो इजराइल की कंपनी है। और एनालिस स्पाइक एनालिस जो है वो मल्टीपर्पज़ नेचर का होता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे जब हम नाग की बात कर रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा नाग को भी ले रहा हूँ, डोंट बी कन्फ्यूज्ड हियर। नाग जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो भारत के IGMDP प्रोग्राम के अंतर था, ये मैंने आपको बोला था। नाग को असल में हम लोग इसको भी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के नाम से जानते हैं, नाग को भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखो NLOS के लिए भी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल का नाम यूज़ किया गया है। नाग को तो हम लोग फिलहाल हीट सीक मिसाइल भी कहते हैं। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, सुनना। असल में क्या होता है, जब कोई टैंक आपकी तरफ आता है तो टैंक काफ़ी ज़्यादा हीट निकाल रहा होता है, और इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो अगल बगल के जो हीट्स होते हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कोई टैंक है जो वहाँ अगल बगल है, और उसी हीट को फॉलो करके इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे इंफ्रारेड सेंसर होते हैं, मिलीमेट्रिक वेव सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो नाग में होते हैं। उसी तरह का इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम यहाँ पे भी यूज़ किया गया, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नाग की जो डिस्टेंस कैपेसिटी है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 8 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर देखो इसका जो रेंज है एनोलेस का वो लगभग 32 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हो सकता है कि UPSC आपके पेपर में यहाँ पर NLOS के
साथ, NLOS के साथ, ओके, जो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट है इसके साथ आपको वर्सेस करके नाग दे दे तो कंफ्यूज मत होना मित्र, ये ध्यान रखना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। लेकिन नाग उसी को पता होगा जिन्होंने IGMDP प्रोग्राम का जनरल वाला कंसेप्ट यानी स्टैटिक पोर्शन पढ़ा होगा। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, आपको यहाँ पे बता दूं, ये भी एक साथ कई जगह पे इंगेज हो सकता है, कई टारगेट्स को एक जगह से साथ यूज़ कर सकता है, इसको वेरियस प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिवली ये आराम से जो एनिमी के टारगेट्स होते हैं उसको अचीव कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई टारगेट हिडन है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी कोई छुपे हुए टारगेट्स तक भी इसकी पहुँच जो होती है एनोलेस की, स्पाइक एनोलेस की, ये हो सकती है। तो ये अपने आप में देखा जाए तो नाग से इन सब मामलों में थोड़ा और बेहतर है। ये क्षमता फिलहाल हिडन इंफॉर्मेशन वगैरह तो नाग के पास भी इस तरह की एबिलिटी नहीं थी कि उन चीज़ों को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द NLOS जो न्यूज़ में रहा था। अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कुछ नहीं है, वर्टिकल रेंज का मतलब होता है कि सीधा वो स्ट्रेट जाता है, उसके बाद एक हाइट पे जाने के बाद फिर वो लॉन्च होता है, ठीक है ना। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब बात ये होती है कि वर्टिकल लॉन्च करने के लिए इसमें क्या होता है। फिलहाल ये 2023 के करंट अफेयर्स में भी मैंने कराया था। इसमें क्रूसीफॉर्म टाइप के विंग्स होते हैं, कुछ इस तरीके के क्रॉस फॉर्म में विंग्स होते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आसानी से अपथ्रस्ट इनका विकसित होता है और आसानी से ऊपर उठ जाते हैं। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट पिछले साल ही हुआ था। ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर इसका एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है और ये पूरी तरह से भारत में ही निर्मित हुआ है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। शॉर्ट में हो सकता है आपको वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को ऐसे दे दिया जाए। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर बालासोर उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसकी जो स्पीड है एयरबॉर्न टारगेट्स को एटलीस्ट 40 से 50 किलोमीटर तक की है और एल्टीट्यूड जो है लगभग 15 किलोमीटर तक की हाइट में जा सकता है। तो एयरबॉर्न है, मतलब एयरबॉर्न कोई ऑब्जेक्ट है तो 40 से 50 किलोमीटर तक के रेंज में इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हाइट जो एल्टीट्यूड है कितना उठ सकता है, तो लगभग के 15 किलोमीटर तक हाइट तक जा सकता है। ओके, इसमें ऐसा क्या है जो इसको वर्टिकल लॉन्च दिया गया, क्योंकि वर्टिकल लॉन्च सर्विसेज सिस्टम अपने आप में बड़ा यूनिक है। सीधा ही मिसाइल्स ऊपर उठ रहा है, जल्दी मिसाइल्स थोड़ा सा इंक्लिनेशन या कुछ एंगल्स बना के उठते हैं। तो यहाँ पर रीजन है क्योंकि इनमें कुछ क्रूसीफॉर्म्स विंग का उपयोग किया गया है। कुछ इस तरह के क्रॉस सेक्शन में 4 स्मॉल विंग्स हैं जो लगाए गए हैं, जो इनको उठने में मदद करते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जो एक एरोडायनेमिक पॉस्चर होता है इन 4 विंग्स की वजह से वो बैलेंस में रहता है, जिससे एग्जैक्टली बैलेंस में चीज़ आसानी से उठती है। ओके, थ्रस्ट वेक्टरिंग, एबिलिटी टू चेंज और कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट, ये चीज़ें इनमें आसानी से हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कैनेस्टराइज है। जैसे हम लोगों ने अग्नि 5 और अग्नि प्राइम को भी कैनेस्टराइज सुना था, वो ये भी कैनेस्टराइज है। कैनेस्टराइज का मतलब आसानी से हैंडल करके इनको जोड़ जाड़ के आसानी से हम भेज सकते हैं, ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये चीज़ वे स्टोर्ड एंड ऑपरेटेड फ्रॉम द स्पेशली डिजाइन कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो विच मीन्स इट इज स्टोर्ड, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आसानी से ले जाना, ले आना, है ना, जो है इनको संभव हो पाता है। तो किसी युद्ध के मैदान में हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अगला चलते हैं, कुछ INS पे बात करते हैं। INS अरिहंत पर, लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट दे दूँ। INS का मतलब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर INS 15A 15B की बात होने वाली है, 17A की बात होने वाली है। तो 15B और 17A जो न्यूज़ में रहा है, जिसमें 15B जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा INS होता क्या है। देखो मित्र, INS का मतलब क्या होता है। INS का मतलब होता है ऐसी हर चीज़ जो वारफेयर के लिए यूज़ की जाती है ना। नेवी में वो जनरली INS के नाम से जानी जाती है। जैसे एक चीज़ होता है प्लेन और एक होता है फाइटर प्लेन, वैसी एक चीज़ होती है शिप और दूसरा होता है फाइटर शिप। ओके, मतलब सॉरी, वारशिप। एग्जैक्टली, ये INS जो होते हैं वो वार पर्पस के लिए ही यूज़ में लाए जाते हैं। और INS में हर चीज़ जो वार के लिए होता है, जैसे इसमें इंडियन नेवल शिप हो सकता है, इंडियन नेवल शिप हो सकता है। बेसिक कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। इसमें शिप हो सकता है, कोई सबमरीन हो सकती है, कोई सबमरीन यानी पनडुब्बियाँ हो सकती हैं, कोई शिपयार्ड्स हो सकता है जहां पर युद्ध वगैरह की चीज़ें रखी जाती हैं। इन सारी चीज़ों को नेवी में यानी डिफेंस पर्पस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उन सबको हम INS कहते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें डिफेंस यानी वार के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं।
ध्यान रखिएगा, वार के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। आईएनएस में कई कैटेगरीज होती हैं, आईएनएस में कई कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। और मेरा यह तरीका होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो पहले उसका जनरल कंसेप्ट समझ लीजिए, ताकि अभी जब फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जैसे शब्द आएंगे तो आपका सर नहीं घूमेगा। क्योंकि कितने लोग तो आईएएस बन भी चुके होंगे और आईएनएस को मतलब ही नहीं समझ में आया होगा, या फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में डिफरेंस है नहीं समझते होंगे। आईएनएस कई कैटेगरी के होते हैं, कई तरह के बनाए जाते हैं। जैसे एक जिसको हम कहते हैं फ्रिगेट्स, जैसे एक जिसे हम कहते हैं फ्रिगेट्स, दूसरा जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर, दूसरा जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर, और तीसरा जिसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। पहला फ्रिगेट, दूसरा डिस्ट्रॉयर और तीसरा है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये सारे के सारे आईएनएस ही बोले जाते हैं, और तीनों के तीनों चीज़ें जो होती हैं वो वार पर्पस के लिए यानी युद्ध के लिए ही प्रयोग में लाई जाती हैं। अब फ्रिगेट्स क्या होता है? फ्रिगेट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में स्मॉल साइज के वारशिप होते हैं। दे आर स्मॉल साइज ऑफ वारशिप। ये बेस्ट तरीका है समझने के लिए। इनका जनरल अगर वेट देखोगे आप तो 2000 टन से लेके 5000 टन के लमसम आता है। फ्रिगेट जो होते हैं ये लार्ज साइज के वारशिप होते हैं, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ये लार्ज साइज के वारशिप होते हैं जिनका वेट अगर देखा जाए तो 5000 प्लस करीब करीब 10,000 टन तक का होता है, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? ये भी बहुत बड़े आईएनएस होते हैं जिनके ऊपर एरोप्लेन्स उतर सकते हैं, यानी एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ होता है। एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ पर होता है, लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ पर होता है। अगर आपने आईएनएस विक्रमादित्य का नाम सुना होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने, रशिया ने खरीदा था। रशिया में उसका नाम जो था वो एडमायरल गार्स्को था, एडमिरल गार्स्को था। और इसी एडमिरल गार्स्को को भारत में लाने के बाद इसका नाम जो है वो क्या कर दिया जाता है? इसी एडमिरल गार्स्को का नाम भारत में लाने के बाद फिर बचा आईएनएस विक्रमादित्य कर देते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य कर दिए, पुरानी न्यूज़ है। स्टिल आईएनएस विक्रमादित्य यूपीएससी में तो नहीं लेकिन स्टेट विजिट्स में कई बार पूछा गया है। ये ऐसा एक एयरक्राफ्ट ये आईएनएस है जिसपे एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग होती है, जहाँ से एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट क्या, क्योंकि अब जो मैं आईएनएस की डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें कुछ के नाम में फ्रिगेट्स आएगा, कुछ के नाम में डिस्ट्रॉयर आएगा। तो मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को, इनमें से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इन बच्चों में से किसी को कोई दिक्कत होने वाली है बच्चा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इधर आओ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आईएनएस अरिहंत का क्या न्यूज़ है जरा सुनो। देखो, आईएनएस अरिहंत के बारे में अगर हम बात करें, न्यूक्लियर पावर्ड है आईएनएस। न्यूक्लियर पावर अगर कोई चीज़ है उसका मतलब क्या होता है? इसका जो फ्यूल होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे फ्यूल होते हैं। इनके अंदर का जो इंजन होता है बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह होता है, और जैसे पानी के अंदर ये काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि डीजल वाले होते तो डीजल के अंदर जब ये शिप वगैरह पेट्रोलिंग किया करते थे तो उसमें डीजल खत्म हो जाते थे, जल्दी से ऊपर आना पड़ता था। अब ये दिक्कत नहीं है। मैंने तो यहाँ तक आईएनएस सुना है जो नेवल, जो न्यूक्लियर पावर्ड आईएनएस हैं, जिसे न्यूक्लियर आईएनएस भी कहते हैं, ओके, या न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह के नाम से जिसे आप जानते हैं, ये सब 24, 25 साल तक विदाउट फ्यूलिंग नीचे रह सकते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स और यूरेनियम जैसे फ्यूल्स होते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये भी एक तरह का न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। और ये सबमरीन लॉन्च्ड है बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। ये क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ से हम भेज सकते हैं, मतलब एक तरह का ये आईएनएस है। सिग्निफिकेंस अगर देखे जाएं तो ये इंडियन पॉलिसी है कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी अगर हम किसी पर कोई अटैक या कुछ करते हैं तो कोशिश करना है कि मिनिमम से मिनिमम कैजुअलिटी करने की कोशिश की जाए। ये भारत की हमेशा पॉलिसी है, जैसे नो फर्स्ट यूज़ जैसा। जब कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तभी जाकर हम इस तरह के हथियार उनके ऊपर यूज़ में लाते हैं। तो इंडिया ये शो भी करता है कि भारत एक पीसफुल कंट्री है। इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN जो प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत देखा जाए तो आईएनएस अरिहंत को बनाया गया है। ये पहला ऐसा है जो SSBN प्रोजेक्ट को फॉलो करता है। SSBN प्रोजेक्ट को फिर से मैं बोल देता हूं, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है ना। सबमरीन है जो कि ऐसा सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा SSBN में अगर देखा जाए अनदर बोर्ड जो है इसके अलावा अरिहंत के अलावा वो है आईएनएस अरिघात, जो इसी लेवल का है,
ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाई जाती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम तब कहते हैं जब कोई कंट्री अगर एटम बम आपकी तरफ गिराता है ऐसे कंडीशन में, तो आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी कोई न्यूक्लियर वगैरह चीज़ों के बारे में अगर सोचता भी गिराने को, तो उससे पहले ही आप उन चीज़ों को क्या कर देते हैं, वहाँ पर डिफ्यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझाया भी है फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्ट्राइक हैविंग द कैपेबिलिटी टू अटैक अनदर न्यूक्लियर पावर फर्स्ट and to destroy the enough of their arsenal to prevent effective retaliations। तो कोई आपके ऊपर कुछ अटैक करने जा रहा है, उसके पहले ही आप उस पर जाकर चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, तो वो पहला स्ट्राइक कहलाता है। सेकंड स्ट्राइक क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू स्ट्राइक बैक विथ न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर बीइंग अटैक्ड। तो आपके ऊपर अटैक करने के बाद जो आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसको एक्चुअल में सेकंड स्ट्राइक जैसे शब्द का यूज़ कहा जाता है। फर्स्ट इनिशिएटिव आप लेते हैं तो फर्स्ट स्ट्राइक होता है, और सेकंड इनिशिएटिव्स मतलब किसी के आने के बाद अगर कोई इनिशिएटिव्स आप लेते हैं तो वहाँ पर हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वगैरह भी कहते हैं। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो लगभग 6000 टन का ये सबमरीन है, और 6000 टन का अगर ये सबमरीन है तो आप इसको कह सकते हैं कि सर हो सकता है आप इसको फ्रिगेट ना कह के डेस्ट्रॉयर बोले। अब देखिए 5000 टन से ज़्यादा है तो आप ये कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं कि ठीक है ये एक तरह का डेस्ट्रॉयर है जो बिग साइज़ का वॉरशिप है, ठीक है ना। अरिहंत जो आईएनएस अरिहंत है इसके अंदर जो प्रोपेलेंट होते हैं फ्यूल वगैरह वो होते हैं 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइव वाटर रिएक्टर्स, और साथ साथ इसमें जो कोर होता है उसमें एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में जो फर्स्ट स्टेज का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पढ़ा था, कुछ उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं और इसी के माध्यम से यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर K4 और K15 टाइप के नाम हैं जो लिए गए हैं, जो इनकी नंबरिंग दी गई है। K4 अगर टाइप का आईएनएस अरिहंत है तो 750 किलोमीटर तक का रेंज होगा, और यहाँ पर 3500 किलोमीटर तक का रेंज होगा। SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन जो हम आईएनएस अरिहंत के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ये उस क्लास के सबमरीन होते हैं जो काफ़ी डीप में ओशन के अंदर जाते हैं, है ना, और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कह लो वर्चुअली अनडिटेक्टेबल फॉर द मंथ्स, ठीक है ना, एंड ऑल्सो कैरी न्यूक्लियर, मतलब ये काफ़ी दिन तक आप देखो तो पानी के अंदर काफ़ी नीचे रहते हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं है वर्चुअली आसानी से, और ये आराम से न्यूक्लियर बम वगैरह कैरी कर सकते हैं, बैलिस्टिक नेचर ऑफ मिसाइल्स को ले जा सकते हैं। और आपको थोड़ा सा ध्यान दो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अभी इसी पिक्चर के लेक्चर में तो मैंने क्या बोला था, हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह को सबमरीन से भी भेज सकते हैं। और देखो यहाँ न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो SSBN नेचर के सबमरीन्स के द्वारा भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आर VSHORAD। VSHORAD का मतलब होता है अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसको हम मैन पैड के नाम से भी जानते हैं। देखो अगर आप थोड़ा सा समझो, एक बार फिर से मैं नाम लेता हूँ, समझना ये टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, यानी यहाँ पर कोई एयरफोर्स में अगर किसी तरह की लड़ाई होती है तो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, लड़ाई होती है तो कम रेंज तक आप उसको मार गिराने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको आप वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHORAD के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का मैन पैड है। मैन पैड का मतलब होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। आप लोगों ने कुछ मूवीज़ देखा होगा, मैंने एक मूवी देखी है गदर, उसमें मैंने देखा था कि ये जो सनी देओल ही होते हैं ना, उनके कंधे पर या कोई किसी के हाथ में देखा था मैंने, वो बड़ा मोटा सा एक वो गोल सा होता है, शायद पुनीत इस्सर साहब के हाथ में था, और उससे वो बहुत दूर दूर तक फेंकते हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन वगैरह भी आप उड़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल है, जिससे कोई अगर एरोप्लेन वगैरह कोई आपकी तरफ आता है तो छोटे डिस्टेंस तक उसको मार गिराने के लिए इस तरह के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्त ऐसे कंडीशंस में। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है तो आप जल्दी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था, पुनीत इस्सर साहब और सनी देओल की जो मैं बात कर रहा था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस किया है कि ठीक है भाई, एक्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी, कि हमें टू प्रोक्योर द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, इस तरह की मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत है जिसको DRDO द्वारा बनाया गया है। तो DRDO ने बनाया, इसकी स्वीकृति जो है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दिया है। क्या है भाई, ये लो एल्टीट्यूड्स के अगर कोई एरियल थ्रेट्स होते हैं, कोई खतरे होते हैं,
उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका रेंज इसका यूज़ होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, मैन द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए इसको मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल, मैन के द्वारा आसानी से ले जाना एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम मैन पैड के नाम से जानते हैं। इसका रेंज अगर देखा जाए तो कुल है कितना, आप यहाँ देखो इसका रेंज वगैरह देखो तो ठीक है, शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज में भी लाइट वेट है, पोर्टेबल है, सरफेस टू एयर मिसाइल वगैरह के लिए अच्छा होगा। एरियल अटैक्स वगैरह में अगर कोई होता है तो एक तरह के सील्ड है, आपको कवच की तरह काम करेगा, आपको बचाएगा। कोई अगर टारगेटिंग लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, बम गिरा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लगभग इसकी हाइट 4.5 किलोमीटर तक होती है और मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक ये जाता है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज तक ये भेज सकते हैं और हाइट जो होती है वो 4.5 किलोमीटर तक हम इसको भेज सकते हैं। पहली बार मैनपैड का यूज 1960s के आसपास यूएसएसआर और यूएस द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इन कंट्रीज ने इसका सबसे पहले परीक्षण किया था, भारत ने हाल ही में इसको बनाया है, जो कि चर्चा का विषय रहा है आपके करंट अफेयर्स के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डर्टी बम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। असल में ऐसा बम होता है जो आपको बताऊं तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह जनरेट करता है और लोग जो होते हैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इफेक्ट में आते हैं। इस तरह के बम डर्टी बम कहलाते हैं। अलग बात है, भारत ने इनसे बचने के लिए भी कुछ प्रणालियों का विकास किया है जो कि डीआरडीओ द्वारा किया गया है, उस बारे में भी बताता हूं। डर्टी बम्स एक्चुअल में सिर्फ रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट्स नहीं होते हैं जिनसे रेडिएशंस होते हैं, इवन इसके अलावा ये कुछ एक्सप्लोसिव भी कैरी करते हैं। इसीलिए बोला गया इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड सम एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जिनका यहाँ पर यूज किया जाता है। इनके द्वारा रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को भेजे जाते हैं जिससे जो एरिया होता है वह कंटामिनेशन हो जाता है, उस एरिया में वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, ये सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के एक्सपोजर में आ जाता है और साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी पे भी इनका एक्सपोजर होता है। डर्टी बम के अंदर ऐसे कौन कौन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो सुनने में आते हैं? तो सीजियम 137, आरडीएस एक्सप्लोसिव लाइक कोबाल्ट 60 जो हाई एनर्जी गामा एमिटर्स है, इन तरह के रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। इंडिया के पास अगर हम बात करें तो भारत ने कुछ ऐसे डिटेक्शन सिस्टम बनाए हैं जिनके द्वारा हम डर्टी बम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डर्टी बम को पहले तो डर्टी बम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा एक एरियल गामा स्पेक्ट्रोमेट्री प्रणाली बनाई गई है जिसके द्वारा अगर आपके अगल बगल कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये उनकी जानकारी ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टेक्नोलॉजी है जो बार्क द्वारा और भी विकसित किया जा रहा है, खास तौर से जैसे डिफरेंट तरह के सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, उनमें भी अगर किसी तरह का रेडिएशन है तो उसकी भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को आप सीधा कहीं पे भी आप डाल नहीं सकते, ओके उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग होती है, उसका प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इस तरह की अगर डंपिंग आप करते हैं ओपन या कहीं इस तरह से तो इस पर काफ़ी फाइन भी लगता है, आप जेल भी जाते हैं और अच्छा खासा पनिशमेंट भी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बचाना होगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में डर्टी बम हम किसे कहते हैं। तो इस तरह के रेडियोएक्टिव एलिमेंट के साथ एक्सप्लोसिव दोनों का यूज़ करना, एक्सप्लोसिव तो दिख जाएगा लेकिन डर्टी बम जो रेडिएक्शन होंगे वो दिखते नहीं हैं, उनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है कुछ आईएनएस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आईएनएस इम्फाल। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, फिर से बता देता हूँ। आईएनएस हर वो चीज़ जो नेवी के लिए, वार के लिए प्रयोग में लाई जाती है, सबके लिए हम आईएनएस शब्द का यूज़ करते हैं। आईएनएस में कुछ भी हो सकता है, इंडियन नेवल शिप हो सकता है, इंडियन नेवल सबमरीन हो सकता है और इंडियन नेवल शिप यार्ड भी हो सकता है, ठीक है। और इंडियन नेवल शिप यार्ड भी हो सकता है। देखो आईएनएस के केस में एक चीज़ और बता दूं कि जैसे नॉर्मल शिप होते हैं वैसे ही वार शिप, उसका ठीक अपोजिट वार पर्पस के लिए वार शिप होते हैं। ओके वैसे ही वारशिप होते हैं। तो आईएनएस इम्फाल एक तरह के क्या है, आपको दिखाता हूं किस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ लाई गई है, क्या क्या न्यूज़ है। दिसंबर 2023 में एक न्यूज़ आता है, इंडियन नेवल शिप इम्फाल को इंडियन नेवी में कमीशन किया जाता है। अब ये आईएनएस है क्या? आईएनएस एक तरह का डिस्ट्रॉयर है और ये तीसरा ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत निर्मित हुआ है, जिसको इंडक्ट किया गया है। अब फिर देखो बात आ गई ना, डिस्ट्रॉयर क्या होता है। मैंने अभी बोला आईएनएस 3 तरह के होते हैं जनरली, वैसे तो आईएनएस और भी हो सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो नेवी में वार के लिए पर्पस में लाई जाती हैं, इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल सबमरीन और इंडियन नेवल शिपयार्ड्स,
इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर नेवी के लिए यूज़ करते हैं। और आईएनएस में 3 कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया था जनरली। एक फ्रिगेट होते हैं, एक डिस्ट्रॉयर होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। फ्रिगेट जो होते हैं छोटे साइज़ के होते हैं वारशिप, ठीक है, जिनका मास जनरली वेट 2000 से 5000 टन होता है। डिस्ट्रॉयर जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के वारशिप होते हैं, लार्ज साइज़ के वारशिप होते हैं, जिनको समझने के लिए आपको जाना होगा कहाँ, इनके वेट पर 5000 से लेकर लगभग 10,000 टन तक इसका वेट होता है। तो यही है प्रोजेक्ट 15B के अंदर ये तीसरा है डिस्ट्रॉयर जिसका निर्माण हुआ है, जो कि इस साल न्यूज़ में रहा है आईएनएस इम्फाल के नाम से। फिलहाल इसका लेंथ 163 मीटर होता है, इसकी चौड़ाई लगभग 17 मीटर होती है, लगभग देखो 7400 टन होता है। मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रॉयर का वेट कितना होता है, 5000 से 10,000, यहाँ देखो 7400, तो इस रेंज में इसका वेट है। इसके अलावा इसमें गैस टरबाइन वगैरह के इंजन लगे हुए हैं जिसको पावर देते हैं। इसकी स्पीड जो होती है लगभग एक्सीड कर सकती है 30 नॉट तक, अच्छी खासी स्पीड है। ये ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकता है नेवी वगैरह में वार करने के लिए। यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अगर किसी तरह का वारफेयर होता है उस जगह पर भी इसको हम ले जाकर वहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ASW रॉकेट लॉन्चर्स, टारपीडोज वगैरह, टारपीडोज जो होते हैं अंडर वाटर मिसाइल्स होते हैं, इनको भी यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। ASW हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि रडार, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में भी इसका यूज़ अच्छे तरीके से हो सकता है। ASW जो बार बार आ रहा है उसका मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर, यानी कोई सबमरीन आपकी तरफ आ रहा है उसके अगेंस्ट में भी आईएनएस इम्फाल एक अच्छा डिस्ट्रॉयर साबित होगा। तो ये फीचर्स हैं जो आईएनएस इम्फाल के बारे में है और इसे आप ध्यान रखेंगे। पर आईएनएस इम्फाल पे जाते समय आपको प्रोजेक्ट 15B, बी का मतलब होता है ब्रेवो, ब्रेवरी से लिया गया है, इसकी तरफ आपको जानना होगा। असल में प्रोजेक्ट 15B के बारे में बात करें तो ये सक्सेसर है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो 15A का, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को लाया गया जनरली इस स्लोगन के साथ, जलमेव याश्व बलमेव तस्य। ओके, तो ये संस्कृत का एक श्लोक है जिसको यूज़ किया गया, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, ठीक है। तो जल में जैसा यश है, बल वैसा ही तस्य, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर ली गई हैं। इसका सीधा का सीधा यही है कि मैरीटाइम प्लेयर की तरह काम करेगा, इंडिया को काफ़ी हद तक जो सी एरियाज़ है वहाँ पर सेफ और सिक्योर रखेगा। प्रोजेक्ट बी का ओवरव्यू देखें तो इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है जो भारत में बनाया गया है, और इसके पहले का जो प्रोजेक्ट था वो था 15 है, उसका ये सक्सेसर है एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईएनएस वगैरह जो हैं जो डेवलप हुए हैं। इसके अलावा इसके जो बाकी 15B के अंदर जो और भी वारशिप है, देखो टोटल तो कुल 4 वारशिप है इसके अंदर जो बनने थे, उसके अंदर 2 जो है आपने देख लिया है। जैसे कौन कौन से हैं 4 वारशिप जो प्रोजेक्ट 15B के अंदर है, विशाखापत्तनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत। मार्मुगांव इस साल न्यूज़ में नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको लेकर आया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। मार्मुगांव 2023 के प्रीलिम्स के पेपर के लिए मैंने इसको लास्ट ईयर के करंट अपडेट्स में कराया भी था। इस साल के लिए हम लोग प्रोजेक्ट इम्फाल के बारे में बात करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसे आईएनएस विशाखापत्तनम 2021 में हो चुका है। आईएनएस मार्मुगांव लास्ट ईयर 2022 में था, दिसंबर 22 में, इसलिए मैंने इसको 23 के करंट अफेयर्स के अपडेट में कराया भी था। तीसरा आईएनएस सूरत है जो लॉन्च हुआ है मई 2023 में, ठीक है ना, तीसरा सूरत है। और एक और है जो इम्फाल है जो उसके बाद आया, लेकिन इसमें वारशिप में जो 4 वारशिप, तो उसमें तीसरा वारशिप तो इम्फाल ही कहा जाएगा। वो अलग बात है कि चौथे नंबर पर सक्सेसफुल हुआ है और चौथे नंबर पे कमीशन हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने यहाँ पे तीसरे पर अभी पीछे बोला था, हाँ तो नंबर पे तो इसको तीसरे पे बनाना था, लेकिन ये बना चौथे पर, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। ये चारों के चारों आईएनएस हैं, इस बार ये ही न्यूज़ में रहा है। प्रोजेक्ट 15B के साथ एक और प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, इस बार फिर बोलूँगा, आप फिर देखना इस साल के लिए, प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A और 15B दोनों बड़े काम के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। और ये भी प्रोजेक्ट जो है वो आईएनएस से लेकर ही जुड़ा हुआ है। देखो, तारागिरी 3rd स्टेल्थ फ्रिगेट जो प्रोजेक्ट 17A का है, इसको लॉन्च किया गया सितंबर 2022 में। यहाँ पर मैंने बोला 17A प्रोजेक्ट का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। अच्छा, फ्रिगेट क्या होता है? छोटे साइज के वारशिप, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल साइज ऑफ वारशिप। फिर मैं समझाता, इसलिए मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ, स्मॉल साइज ऑफ वारशिप, स्मॉल साइज ऑफ वारशिप। और स्मॉल साइज को समझने के लिए क्या करना होगा, 2000 टन से लेके 5000 टन तक का वेट होता है इनका। ये चीज़ देखिए आप, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में इसको इंटीग्रेट किया गया। फर्स्ट शिप जो प्रोजेक्ट 17A का था वो नीलगिरी था,
ठीक है ना, नीलगिरी था, जिसको लॉन्च किया गया 2019 में, और एक्सपेक्टेड फॉर सी ट्रायल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इसके और भी ट्रायल वगैरह हैं, देखिए आगे चलते हैं। 17A में सेकेंड शिप 17A क्लास का जो था वो उदयगिरी था, जिसको लॉन्च किया गया May 17 में दिस ईयर, और एंड एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट सी ट्रायल ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 2024। ये 17 में 2023 होना चाहिए, क्योंकि ईयर नहीं लिखा है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि मई तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रोजेक्ट 17 है, फिलहाल इसकी शुरुआत 2015 में हो जाती है। यहाँ पे 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने होते हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब होता है जिनको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से भी पानी के अंदर हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेल्थ लिखने का मतलब होता है जिसकी विजिबिलिटी आसान नहीं है किसी रडार और सोनार सिस्टम से। ओके, और यहाँ पर सरकार ने लगभग ऐसा कहते हैं 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो आया है। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 फ्रिगेट्स हैं, अनदर 4 फ्रिगेट्स हैं, 3, एक तो देखो कुल 7 फ्रिगेट हैं जो बनाने इसके अंदर, ठीक है। 3 ऐसे हैं जो लगभग कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं GRSC, और 4 ऐसे अनदर 4 हैं जो भी अवार्डेड होंगे। गवर्नमेंट ओन्ड मझगांव डॉक लिमिटेड बेस जो कंपनी है मुंबई की। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17 है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, इट मे बी ए गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर, और ये याद रखना ये फ्रिगेट्स हैं, ठीक है। INS मार्मुगांव, जो मैं अभी डिस्ट्रॉयर की कैटेगरी में बात कर रहा था, जब मैंने 15B पढ़ाया था वहां पर मैंने INS मार्मुगांव के बारे में बात किया था, और मैंने कहा था 15B के अंदर बनाया जाने वाला ये एक डिस्ट्रॉयर है जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। मिडगांव यहीं पर डेवलप हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अपकमिंग शिप है इस क्लास का इम्फाल और सूरत। फिलहाल इम्फाल भी आ चुका है, ठीक है, और सूरत भी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखेगा INS पे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं। एक बार आया है 2016 में, और INS अस्त्रधारणी के नाम से आया था ये क्वेश्चन। INS अस्त्रधारणी के नाम से UPSC ने ये क्वेश्चन दिया था 2016 के प्रीलिम्स में, वो भी इसलिए क्योंकि उस साल INS अस्त्रधारणी टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स के नाम से उस समय पे पॉपुलर हुआ था, इसलिए 2016 के प्रीलिम्स में INS अस्त्रधारणी दी गई थी। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पता चले कि INS आपको नहीं पढ़ना होता, या 15B और क्या क्या या 17 है, आपको सिर्फ वही जानना होता जो आपके इस साल के करंट अफेयर्स के न्यूज़ में होता है। इसीलिए मैंने आपको INS इम्फाल पढ़ाया जो आपके इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे INS ये 15B का जो प्रोजेक्ट है। 17 है क्योंकि पीछे के सालों में पॉपुलर रहा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, बट स्टिल 17 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा 15B और उसको देख कर जाए। मार्मुगांव का न्यू अपडेट छोड़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक पर हम आते हैं जिसका नाम है घटक। ओके, घटक, या फिर इसको हिंदी में बोलिए तो बोलेंगे घातक। ओके, घटक, या हिंदी में अगर इसको बोलना चाहेंगे तो घातक कहना इज मोर बेटर। घातक, काफी खतरनाक, ठीक है। घातक UCAV है। UCAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और सी लग जाने से कॉम्बैक्ट हो जाता है। युद्ध वगैरह में काफ़ी बड़े लेवल पर काम करने के लिए कॉम्बैट जैसे शब्द का यूज़ किया जाता है। UCAV, घातक UCAV एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है जो कॉम्बैट है, युद्ध ऑपरेशन में तेजी से यूज़ में लाए जाने वाला। आउरा प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअल में आउरा, फ्लपी, इम्पेरिकल ईगल, कपोथका, ये सब जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, जब आप DRDO की साइट पे जाएंगे तो वहाँ UAVs के नाम से DRDO ने लिखा हुआ है। तो आउरा जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअल में है क्या? ये घातक UCAVs को बनाने का ही एक प्रोजेक्ट है। और ये चीज़ ज़रूरी है, देखो हम लोग डिफेंस में डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ पता नहीं है किस तरह की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ जाए। तो ये भी अभी बात करेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं, जिनको हम रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स कहते हैं या पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसमें पायलट्स नहीं होते, तो किसी पायलट की जान के साथ कोई खतरा नहीं होता है। घातक जो प्रोजेक्ट है ना, जो एक तरह का कॉम्बैट ड्रोन है, मैंने अभी बोला UAVs एक तरह के ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस स्टिल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है। DRDO के अंदर का एक लैब है जो काम करता है, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च प्रोजेक्ट है जो भारत में शुरू किया गया था 2009 में। उसी ऑटोनोमस आउरा प्रोजेक्ट जो है, जो UAVs का है, उसी के अंतर्गत घातक का जो टेस्टिंग है, जो निर्माण है, किया गया है। ये अगर UCAV के बारे में बात करें, UCAV को अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? सेल्फ डिफेंडिंग हाई स्पीड रिकॉन्सेंस UAV विथ वेपन लॉन्चिंग कैपेबिलिटी, ठीक है ना। तो मतलब सेल्फ डिफेंडिंग है,
अपने आप ऑटोनॉमस एक तरह से काम कर रहा है। वेपन लॉन्चिंग कैपेबिलिटी इसके पास होती है। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो मीडियम अल्टीट्यूड तक ये जाता है, लगभग 9 किलोमीटर की हाइट तक ये अच्छी तरीके से काम करता है। मीडियम अल्टीट्यूड है जो मैंने आपको समझाया है ड्यूरिंग मिशंस, जिसकी हाइट इतनी हो सकती है। स्पीड इसकी अगर देखी जाए तो एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाई स्पीड कैपेबिलिटी फॉर स्विफ्ट रिकॉन्सेंस एंड इंगेजमेंट्स, ठीक है ना। मतलब बहुत अच्छी स्पीड तो नहीं है, लेकिन यह है कि स्विफ्ट एक बर्ड्स होता है उस तरह की चीज़ों के बारे में, तो इस तरह की इक्वल स्पीड को ये मैनेज कर सकता है। वेपनरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, वेपन कैपेसिटी होती है, इनमें पेलोड्स वगैरह होते हैं, है ना। इस साथ साथ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है। इन चारों चीज़ों से इक्विप्ड होकर ये UCAV सिस्टम जो होता है जिसको डेवलप किया गया है, सेंसर्स के मदद से ये पूरी तरह से एक टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, सर्वेलेंस और वेपन गाइडेंस देता है। न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी होती है। न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी मतलब एटम बम को ले जाने की क्षमता होती है यहाँ पे। और पेलोड ऑप्शंस देखा जाए तो यहाँ से मिसाइल्स, बम्स, प्रिजन गाइडेड म्यूनिशंस फॉर द वेरियस मिशन रिक्वायरमेंट, उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वगैरह भी है इसके पास जो ये भी कर सकता है। डिज़ाइन फीचर में देखें तो ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, G2B2 बॉम्बर्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटाज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है निराक्षी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। असल में देखो इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर लोग माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो होगा, इस तरह की जो एक्टिविटी चल रही, आपने सुना होगा कि ब्लू प्रोजेक्ट और इस तरह ओशन प्रोजेक्ट टाइप की चीज़ें लाई गई हैं समुद्र के अंदर के रिसोर्सेज वगैरह की स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए। तो ये जो निराक्षी है ना, जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, इसका पर्पस यही है, जो इलीगल माइनिंग वगैरह जो वाटर बॉडीज़ के अंदर हो रही है उसकी जानकारी के लिए निराक्षी का उपयोग किया जाएगा। तो निराक्षी एक्चुअल में है क्या, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, निराक्षी एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स है। पहली लाइन में आपको समझ में आ गया। इसका पर्पस यही है कि जो माइन डिटेक्शन है ना, डेवलप माइन डिटेक्शन रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो समुद्र के अंदर की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग बड़े लेवल पर किया जाएगा। इसको बनाया किसने है भाई? इसका कोलैबोरेशन जो किया है वो GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और कंपनी और साथ साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मिलकर किया। इसको डिज़ाइन किया गया जनरली माइन को खोजने के लिए, माइन के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। इसको फिलहाल नेवी, कोस्ट गार्ड्स, आर्मी हर कोई इसका उपयोग करता है। इसके फीचर्स से बात करें तो माइन डिटेक्शन है, डिस्पोजल और अंडर वाटर सर्वे के लिए भी यूज़ किया जाता है कि अगर कोई डिस्पोजल वगैरह वाटर बॉडीज़ के अंदर कुछ हो रहा है तो क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल इसकी लेंथ होती है 2.1 मीटर और वेट होता है लगभग 45 किलोग्राम और इजी डिप्लॉयमेंट है, मैन्युअबिलिटी है, डिफरेंट तरह के ऑप्शन से इजीली अंदर जा सकता है और लगभग 4 घंटे तक ये आसानी से अपना काम कर सकता है। ओके, और लगभग 300 मीटर तक की गहराई तक ये आसानी से जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, यानी ऐसे फ्यूल का यूज़ किया गया है जो इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो निराक्षी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बन सकता है। और भारत में वैसे भी जो परियोजनाएं और जो नाम आ रहे हैं कुछ इसी तरह से जुड़े आ रहे हैं जहाँ पर आपसे नाम पूछ देता है, तो आप घबराइएगा नहीं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। एक और टॉपिक है जो कि आपके पेपर में इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है संजय। संजय आपने महाभारत में देखा होगा, एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास आंख नहीं होती, लेकिन महाभारत के युद्ध में जो चीज़ें चल रहा होता है सब कुछ देख रहा होता है। मेरे ख्याल से शायद वो धृतराष्ट्र के पता नहीं कोई होता उनके साथ ही, लिटिल बिट कंफ्यूज, शायद आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, है नहीं, ठीक है। तो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है ये और एक तरह से प्रोजेक्ट संजय के नाम से इसको हम जानते हैं। बैटलफील्ड सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि युद्ध में जो एक्टिविटी चल रही है उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कहीं दूर बैठकर ही आप चीज़ों को समझ जाते हैं और उस हिसाब से आप अपने सेनाओं के जो कमांडर होते हैं उनको सूचनाएं दे देते हैं और वो उस हिसाब से तैयारी करके फिर दोबारा उस जगह पे अटैक करते हैं और उस जगह को समझ कर फिर उसको जीत जाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है प्रोजेक्ट संजय, जो अंदर युद्ध वगैरह में किस तरह की घटनाएं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इस तरह का पूरा सिस्टम है जो जगह के एरिया के बारे में नॉलेज लेता है, स्टडी करता है। इनमें अपने सेंसर और इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी मदद ये लेता है। बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम यानी युद्ध के अंदर जो सर्वेलेंस है उसकी जानकारी लेने के लिए एक प्रणाली है जो विकसित की गई है। फिलहाल विकसित नहीं की गई है, आगे भविष्य में आएगी, सॉरी, है ना। ऐसा कहते हैं कि टू एस्टैब्लिश सर्वेलेंस सेंटर फॉर ऑल फील्ड फॉर्मेशन बाय दिसंबर 2025 तक इस चीज़ को लाना है।
सॉरी है ना, इस चीज़ को लाना है। इसमें यही है कि इंटीग्रेटेड सर्विलेंस कैपेबिलिटी है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सारे तरीकों से, अगर सैटेलाइट से हो तो सैटेलाइट से, पेट्रोलिंग से है, कोई आदमी मूव करके पता कर सकता है उससे, किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से पता कर सकते हैं उससे, सारे तरीकों को इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़कर सर्विलेंस वहां पर लाना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, इट इंटीग्रेट्स डेटा ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडियाज एडवर्सरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जैसे सेंसर्स, सैटेलाइट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और पेट्रोलिंग, इन सब के माध्यम से लिए गए डेटा के आधार पर ये ऑब्जर्वेशन करता है और जिसके बेसिस पर ये पता चलता है कि बैटलफील्ड में किस तरह की एक्टिविटी है और हो रही है, किस हिसाब से हमें तैयार होना होगा। उस हिसाब से जो सारे के सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, सबके पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, एक सीरीज ऑफ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि इंप्रूव करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिससे हमारी सेना को काफ़ी बल मिले। एडिशनली प्रोजेक्ट संजय एनहांसेस द बैटलफील्ड अवेयरनेस, है ना, जिसकी जानकारी मिल जाती है और ये कमांडर्स वगैरह को ग्राउंड लेवल पे भेज दिया जाता है। इसका पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी गाजियाबाद ही इसके पीछे जिम्मेदार है और इसी के द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेटा सेंटर के बारे में ये चीज़ें जानकारी देती हैं। ओके, मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर होते हैं जिनके माध्यम से ये संजय जो होता है ये अपना काम करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो एक सिस्टम इंटीग्रेटेड, एक तरह से एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑफ दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इट हैज वैलिडेटेड द प्रोजेक्ट इन द वेरियस टेराइन्स एंड इज नाउ डिलीवरिंग द सर्विलेंस सेंटर फॉर फील्ड फॉर्मेशन बाय दिसंबर 2021। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा लाया गया एक तरह से इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम है संजय, जो आगे ऐसा कह रहे हैं दिसंबर 2025 से बैटलफील्ड में हमें जानकारी देने के लिए काम करेगा। लेकिन हाँ, ये हर फील्ड के लिए होगा, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जहाँ क्योंकि हो सकता है यूपीएससी कहते इट इज ओनली फॉर आर्मी, तो यहाँ पे लड़ रहना इंटीग्रेटेड हर तरीके का यूज करके ये पूरे बैटलफील्ड में आपको जानकारी देगा, जिससे आपकी प्लानिंग, है ना, या एक्शंस लेने में काफ़ी मदद मिलेगा और युद्ध में, किसी बैटलफील्ड में ये कह लो, आप आसानी से उस युद्ध को समझ सकते हैं। जब किसी युद्ध को समझ सकते हैं तो आसानी से उसको आप जीत भी सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था, है ना, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था प्रोजेक्ट संजय का, ये मैंने आपको यहाँ करा दिया है। ये पूरे टॉपिक्स थे जो डिफेंस से जुड़े हुए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिर्फ आप 17A को छोड़ दीजिए और थोड़ा सा 15B को हल्के से देख लीजिए। बाकी इसमें सारे के सारे टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए जिस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको करा दिया। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाएं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर PDF शेयर किया जा रहा है, इस PDF को ले लें। जैसे ये वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर दिखती हैं तुरंत आपको इसका PDF इसके टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाता है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सारे के सारे लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ आगे भविष्य में भी जो अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन सब जगहों पे मैं आपको मिल जाता हूं। जो वीडियो आप मुझे सुन रहे हैं वो डॉक्टर रवि अग्रवाल क्लासेस /पूर्वांचल है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही ये सारी क्लासेस है जो आपको मिलती हैं, आज ही मिलती हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी। इन क्लासेस को आप सुनते रहें और भविष्य में भी आप मेरे थ्रू जो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट है ना, जो एक विषय है जिसको मैंने कोशिश किया है, विषय को बनाया है, विषय को लिखा है, विषय के क्वेश्चन पेपर को दिखाया है, विषय को क्वेश्चन पेपर को कराया है, ठीक है। तो वही हूँ मैं, डॉक्टर रवि अग्रवाल, है ना, जो अपने चैनल्स वगैरह पे आपको क्लासेस वगैरह बहुत सारे अपडेशंस देता रहता हूँ और एग्जामिनेशन के टाइम में आपको अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ पूरे साल ही आपके साथ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टिविटीज़ के द्वारा जुड़ा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिले। और 2 ही सब्जेक्ट है जो मैं अभी सीखता हूँ और अभी सीख रहा हूँ, 20-22 साल तो हो गए हैं पढ़ा के, यानी सीखते सीखते, और अभी देखते हैं अभी कितने साल और सीखना बाकी रह गया। जब तक आप लोग रिस्पॉन्स देते रहेंगे तब तक आपके रवि सर आगे बढ़ते रहेंगे और आपका जो रिस्पॉन्स होता है बड़ा ज़रूरी होता है। और एक बात और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोज़ को काइंडली शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई बहुत बड़ा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पैसा चाहिए और पैसे से पैसा बनता है, ये आप में से हर किसी को पता है। तो हम लोग बड़ा नीचे से आए हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पे जाकर उतने पैसे बर्बाद करें, ठीक है। तो कम से कम अगर आप भी इन चीज़ों को शेयर कर देते हैं तो मेरी जो मेहनत है, ठीक है ना, जो कोर्सेज जो मैंने आपको दिए हैं, आपको क्लास करने के बाद तो समझ में आता होगा, एटलीस्ट इन्हें दोस्तों तक, दूसरे ग्रुप तक प्लीज़ शेयर जरूर करें, जिससे मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिले और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए आने वाले सालों में और अच्छा कुछ कर सकूं,
क्योंकि हम टीचरों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी आप सब एक ही तरह होते हैं। हम सब की यही कोशिश होती है कि पूरी एनर्जी हम लगा दें आप लोगों के ऊपर, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके सिलेक्शन से ही प्रूफ होता है कि हम एक अच्छे टीचर होते हैं, ना कि किसी एडवर्टाइजमेंट से। क्योंकि लास्ट ईयर भी आप देखिए तो कोई IAS ऑफिसर थे, हर कोचिंग इंडस्ट्रीज को झाड़ा है बढ़िया बुरी तरह से कि आप लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर ये सिस्टम वही चल रहा है। इस साल देखिए, आगे आने वाले सालों में देखिए, कुछ नहीं रुकने वाला। क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कोचिंग का एक फाइन भी आप देखिए 1 लाख रुपए का सरकार फाइन लगाती है उन पे, जबकि एक बच्चे की फीस ही 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। कम से कम 5-5, 10-10 करोड़ रुपए इन लोगों पे फाइन लगना चाहिए, तब जाके इन लोगों को चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये चीजें आगे चलकर बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग के साथ जो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार आप ही हैं। क्योंकि जितना आप इस तरह के सोशल मीडिया की अट्रैक्शन वाली चीज़ों को देखेंगे, आपको कभी भी रियलिटी समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए और जेन्युइन लोगों से मिलिए, कम पढ़िए, काम का पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए और निकलिए यहाँ से। ज़्यादा यहाँ पर भी पूरी गंद मच चुकी है इस समय। और जब से यूट्यूब और सोशल मीडिया आया है, तब से मुझे लगता है विद्यार्थी से ज़्यादा तो अध्यापक बन गए। हर विद्यार्थी 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद अध्यापक बनकर ही आगे निकल जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चीज़ों को जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत जो है वो और मेहनत मैं आगे आने वाले समय के लिए कर सकूँ। और अगर आपको अभी भी लगता है कि साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स है, तो आपको बिल्कुल मेरी क्लासेस को सुनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको मेरी स्टैटिक क्लासेस के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स आपको पूर्वांचल IAS के एप्लीकेशन पे मिल जाता है। इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, या फिर अगर कोई दोस्त लेता है उसके साथ आप एक ही एप्लीकेशंस को देख लें, उसे एक ही टैबलेट्स वगैरह पे देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। आपने पीछे अगर कोई गलती की है तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन बढ़ने का स्कोप अभी भी है। अगर आपके प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, आपके अटेम्प्ट्स पैटर्न खत्म हो रहे हैं, एक बात मेरी राय मानिए और एक बार इस कोर्स को सुन लीजिएगा। अगर आपको सच में साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट सीखना है तो, या साइंस और एनवायरमेंट दोनों की क्लास, अगर लगता है कि कोई जरूरत नहीं, आपके प्रीलिम्स निकल रहे हैं, मेंस निकल रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, तब बिल्कुल इस जगह पे मत जाएं। ना अपना पैसा बर्बाद करें, पैसे से ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि कल को आप बोलेंगे कि आप मेरी वजह से फंस गए या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जब आप देख लीजिएगा, वो सब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। ये किताबें हैं, अगर मार्केट में कोई किताब आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी देख लीजिएगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा, अभी और ज़्यादा जानने की जरूरत है, सबसे पहले तो इस किताब को लिखने के पीछे कारण यह है कि इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया यूपीएससी का, ताकि आपका अक्ल ठिकाने आ जाए। कितना पढ़ने के बाद भी, 3 पेपर देने के बाद भी यूपीएससी का रियल क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं। किताबों में यूपीएससी के क्वेश्चन भी नहीं लिखे गए, जिससे आपको ये भी नहीं समझ में आता है। लिखे भी गए हैं तो जहाँ 15 आया वहाँ 6 लिखे गए, जहाँ 3 आया वहाँ 1 लिखा गया, कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा गया। तो आपको समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है या किसी इसका है या इन्वायरमेंट का है। इसलिए ये किताबें हैं इंग्लिश हिंदी में सेम कंटेंट, सेम नंबरिंग के साथ, सेम क्वालिटी की किताबें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश की किताबों की क्वालिटी अच्छी होती है, हिंदी की खराब होती है। इसलिए भी हिंदी और हिंदी में 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिनके कोचिंग के मटेरियल्स लोग पढ़ रहे होते हैं। अगर सिलेक्शन होता है तो भी वही जिम्मेदार होते हैं, और फेल भी होते हैं तो ही सिर्फ और सिर्फ वही कोचिंग जिम्मेदार होती है। पर फेल लोगों का नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ सक्सेस लोगों के नाम पर ही पूरा ड्रामा चलता है कोचिंग इंडस्ट्री में। जितना जल्दी समझ जाइए आपके लिए अच्छा होगा। हर कोचिंग इंडस्ट्री आपको नंबर ऑफ सक्सेस दिखाती है, कोई भी आपको रेट ऑफ सक्सेस नहीं दिखाती है, क्योंकि रेट ऑफ सक्सेस में कोई कोचिंग शूट 1% भी सिलेक्शन नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये चीजें फिलहाल बहुत ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलने की जरूरत नहीं है। इसी चीजों को मैं कहता हूं मैच्योरिटी। जितना जल्दी आप समझ जाइए उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश करते रहें, और उम्मीद करता हूं आगे आने वाले सालों में ये मेरी जो मेहनत होगी बिल्कुल रंग लाएगी। और आप जैसे जितने भी लोगों को अभी तक साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की समझ नहीं आई और आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं, एक बार जाकर, अगर आप मेरी एनर्जी को देख रहे हैं तो इसी एनर्जी के साथ आपको वहां पर क्लासेस मिलेंगी, उन क्लास को जरूर सुनिएगा, या कहीं फेस टू फेस मैं पढ़ा रहा हूं वहां देखिएगा। आई एम वेरी श्योर इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर वही बच्चे आते हैं जो मेरी क्लास पहले सुने होते हैं, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सुने हैं। उनको पता है कि 3rd रवि सर जरूर आएंगे और लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में रवि सर करंट अफेयर्स की हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों का साथ लास्ट तक नहीं छोड़ता हूं, और यही वो लास्ट है जहां मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आपकी मदद वैसे तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप अपनी मदद खुद करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, मेरे भी आशीर्वाद आपके साथ है। अगली क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।